और आज आज हमारे लिए बहुत ही ये खुशी की बात है कि अहमदाबाद से मीनाक्षी वडोदरिया मैडम हमारे साथ जुड़ी हुई है। उनका बहुत आपको पहले भी परिचय उनके साथ हुआ है। पिछले वेबिनार में भी भाविक जी ने उनका परिचय करवाया था। लेकिन उनका जो मुख्य जो बात है कि उनका जो क्लासरूम का एक्सपीरियंस है और चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में उनका जो नॉलेज है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक मैं कहूंगा कि रिसोर्स है। वो बहुत बड़ी एक ऐसा नॉलेज का पूल है जिसमें से हम जितना ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकें उतना हमें करना चाहिए। ज्यादा समय न लेते हुए मैं मीनाक्षी मैडम को आपके सामने इंट्रोड्यूस करता हूँ, री इंट्रोड्यूस करता हूँ। मीनाक्षी मैडम जी, आपका स्वागत है। जय जिनेन्द्र। नमस्कार, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र सभी को। कमल जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी तो नीरज जी, हम पहले प्रार्थना करेंगे। जी जी बिल्कुल जी। जी हमारे बीच मंगलाचरण की स्लाइड ओपन हो चुकी है और शालिनी जी आज आपकी अब मंगलाचरण का वाचन करेंगे। सभी दोनों हाथों को जोड़ लेंगे, नेत्र बंद कर लेंगे। महावीर भगवान की जय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम विधानम सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। महावीर भगवान की जय। जी बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी। हाँ जी, नमस्कार। जय जिनेन्द्र आप सभी को। मेरा परिचय आप सभी को दे चुकी हूँ पहले ही, हम पिछली बार मिले थे। और सच बताइए आपको 2 दिन के कार्य जो नियत कार्य थे उसमें कैसा आपका अनुभव रहा, आपको कैसा लगा? हम वहां से शुरुआत करें थोड़ा सा। रश्मि जी। जी बताइए। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि जैसे कि आपने ना इमेज के थ्रू हमें बताना चाहा कि कैसे हम इमेज को समझे। वो इससे एक चीज ये भी है कि इससे बच्चों का फेस पढ़ना भी सीख सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों का सबसे पहला पॉइंट ये रहता है कि बच्चे बहुत कम बोलते हैं और उन्हें ये लगता है कि टीचर्स को बोलेंगे तो जाके वहां या पिटाई लगेगी या डांट मिलेगी। तो बच्चों का ये रहता है कि वो बोलते नहीं है और सहम जाते हैं और अपने अंदर मन ही मन में बात को रखते हैं, इससे वो डिप्रेस होते हैं और उनकी क्षमता भी कम होने लगती है। उनकी पढ़ाई की क्षमता कम होने के साथ साथ उनको मतलब डिमोटिवेट होने लगते हैं। क्योंकि ना ऐसे ही मेरे साथ अभी हुआ कि मैं तो एलकेजी के बच्चों को पढ़ाती नहीं, लेकिन एलकेजी के बच्चों के पास जब मैं बैठी, मैंने पूछा कि आप लोग पढ़ते क्यों नहीं और आप लोग सहमते क्यों? मैम तो डांटती हैं और चिल्ला देती हैं, तो मुझे बुरा लगता है कि मैं स्कूल आऊंगा तो डांटेंगी, मारेंगी या चिल्लाएंगी। तो मैंने बोला आप बोला करो ना। तो उन लोगों को लगा कि ऐसा क्यों। तो सबसे सही आपका ये लगा मुझे, मैं अपने थ्रू बोलूंगी कि आपने जो इमेज दी ना फेस को पढ़ना, उसको जानना, कैसे बोल सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं।
आपकी इमेज का सबसे बड़ा मतलब आज की जो इमेज थी उसमें आपने जानवरों के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में डाला। सबसे बड़ा, जैसे पेड़ों को काटा जा रहा है, जानवरों को मारा जा रहा है, सबसे ज्यादा बूचड़ खाने खुलते जा रहे हैं क्योंकि जानवरों की कोई कदर नहीं है। लेकिन आज का समय ये है कि सबको समझें, विद्यार्थियों के साथ साथ मतलब इंसानियत भी एक चीज होती है, उसको समझा जाए और उसको जाना जाए। तो इसके थ्रू आपसे जाना समझा और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। जी रश्मि जी, मैं आप सबसे एक बार पहले जानना चाहती हूँ कि उस तस्वीर को देखकर आपने क्या सोचा है, उसके बाद हम इस पे आगे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। टीना जी, मेरी स्क्रीन पे मुझे जो दिखते हैं मैं लाइन से सबसे पूछती जाती हूँ, ठीक है जी? जी जी टीना जी, मैम। प्लीज थोड़ा सा शॉर्ट में करिएगा क्योंकि मेरे पास भी बहुत लंबी लिस्ट है टॉपिक डिस्कस करने जी की। मैम। जी मैम, उस चित्र को देखकर मुझे ये समझ में आया कि हर बच्चे के अंदर अलग अलग खूबियां होती हैं। जरूरी जी नहीं है कि वो पढ़ाई में ही होशियार हो, मतलब किसी और चीज में भी उसकी रुचि हो सकती है, तो ये मुझे समझ में आया उसमें। बिल्कुल सही। शिवांगी जी। मुझे पिक्चर में ये लगा कि जैसा टीना जी ने बताया कि सब बच्चों के अंदर अलग अलग क्वालिटी होती है, वो जैसे हर चीज को समझने में अलग अलग, जैसा हम चाहते हैं कि वो उसको वैसा ही समझे, पर बच्चों की सोचने की क्षमता अलग अलग होती है। कोई बच्चा किसी चीज को जल्दी कैच कर लेता है, किसी को समय लगता है। तो हमें सब बच्चों को मतलब एक दृष्टि से बस नहीं देखना चाहिए कि जी सबकी बिल्कुल क्षमता सही, अलग अलग होती है। जी बिल्कुल मैम। सही, बहुत बढ़िया। अनिल जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। ये जो अपन ने चित्र देखा उसमें जानवरों के माध्यम से समझा, जैसे उन्हें पिछले सर ने कहा कि पेड़ पे चढ़ना, तो ये ऐसा प्रश्न हो गया जैसे कि सबके लिए फॉलो करता हो, लेकिन ऐसा नहीं था। जो जानवर जैसे थे और जो जिनका जैसा स्वभाव वो उसके अनुसार ही कार्य करेंगे, तो उनको वैसे ही हम लोग यदि बच्चों को इस हिसाब से देखें, कौन बच्चा होशियार है कौन कमजोर है, उनको हमको अलग अलग ढंग से प्रश्न तैयार कराना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, तो जी वो सफलता पा सकते हैं। जय बिल्कुल जी। सही है। हाँ जी। अंशिका जी, आई थिंक अंशिका जी। सादर सभी को जय जिनेन्द्र। जय मैम, जिनेन्द्र। अभी के दोनों अपन कार में से ये सीखा कि हर बच्चों की क्षमता अलग अलग होती है, हर बच्चा एक क्वालिटी का नहीं होता है। जिससे कि अपन मतलब एक चीज पढ़ा तो हर बच्चा एक सा कैच नहीं करता, सही बात तो है। हर बच्चे को अलग अलग प्रकार से समझाना चाहिए। जी बिल्कुल सही। निकिता जी। जय जिनेन्द्र सभी के लिए। जैसा कि हमने उस पिक में देखा था, तो मतलब सब में अलग अलग क्वालिटी होती है। जिस प्रकार अपने हाथ की 5 उंगली अलग अलग होती है, उसी प्रकार सभी बच्चे भी अलग अलग होते हैं। सभी में अलग अलग खूबी होती है, उनकी अलग अलग रुचियां होती हैं। इस प्रकार हमने उस पिक में समझा था। जी वेरी गुड। शालिनी जी, आप बाकी हैं आई थिंक। एक जय जिनेन्द्र मैम। हाँ किसी जी। बच्चे से एक दूसरे के लिए कंपेयर नहीं करना चाहिए, उनको समझना चाहिए और उनको समझने की इतना पावर एक टीचर में होना चाहिए कि उसका फेस देख के उसको बयां कर सके कि ये क्या चाहता है। जी सही बात है। संकल्प जी। हेलो, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मैम, मैंने ना अभी थोड़ा ब्लड टेस्ट करा के आया था ना, थोड़ी तबीयत सी खराब हो रही थी। अरे रे। अभी अभी है ना, वो बाकी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ऐसे ही करा के आया था, थोड़ा लग रहा था मुझे। अच्छा जी, ठीक है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। रानी जी। जी रानी अनम्यूट करो अपने आप को, रानी दमोह। म्यूट कर लू ना। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र, बताइए। आज के चित्र से आपने क्या सीखा?
कुछ नेटवर्क इशू लगता है। उसमें ये भी बताया गया था। हेलो। हाँ जी। और ये भी बताया गया था कि जैसे कि जिसकी जो रुचियां रहती हैं, जो जो इस कार्य में रुचि रखता है, उस प्रकार से उसको कार्य करना चाहिए। जी ठीक है। प्रियंका जी। जय जिनेंद्र सभी को। जय और जिनेंद्र। मैंने उस पिक्चर में देख के यही जाना है कि जैसे जानवर हैं तो वो अपने अपने क्षेत्र में माहिर होते हैं, इसी प्रकार हर बच्चा अपने क्षेत्र में माहिर होता है। कोई होशियार होता है तो कोई न किसी कार्य में वो अपने अनुसार और अच्छा होता है। वो हर क्षेत्र में अपने लिए कार्य कर सकता है। अब जैसे हाथी को बोलो पेड़ पे चढ़े तो वो नहीं चढ़ सकता, और नहीं बंदर चढ़ को बोले पाएगा। तो वो चढ़ सकता है। तो ऐसे ही बच्चे भी होते हैं, कोई बच्चा कुछ कर सकता है और कोई बच्चा कुछ कर सकता है। मैंने बस यही देखा है उसमें। जी। विधि जी। जी मैम, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैंने उस पिक में देखा था कि मतलब जैसे जानवर है तो जैसे बंदर पानी में नहीं जा सकता और हाथी पेड़ पे नहीं चढ़ सकता, वैसे हर बच्चा अपने आप में एक खासियत लेके पैदा हुआ है। मतलब वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्षेत्र में आगे जा सकता है। तो हमें मतलब किसी भी बच्चे की किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए, इससे उनका मनोबल भी गिरता है। जी। तो मैं अपनी तरफ से शुरू करती हूँ। जैसे आप लोगों ने बताया, आपने बहुत सही समझा है, बहुत अच्छे से समझा है। और मैं यही समझाना चाहती थी, हमारा जो आज का विषय है वो यही है कि बच्चों की क्षमताएं क्या है। हर एक बच्चा अपनी अलग अलग क्षमता के साथ हमारे सामने आता है। अभी हमने देखा, सबसे पहले हमने पहले दिन अपनी अपनी क्षमताएं दिखाई। आप लोगों के बारे में इतनी सारी जानकारी मिली है उस एक प्रश्न से। सच में सारा दिन मैं भी बड़े इंटरेस्ट से वेट कर रही थी। मैं सारा दिन उसको स्क्रॉल करके देख रही थी, सबके वीडियो। आप लोगों ने भी जरूर इसका मजा लिया होगा। आपको भी एक दूसरे के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली होगी। बहुत सुंदर मेहंदी, बहुत सुंदर आरती की थालियां, योगा और वीडियोस, बहुत बहुत अच्छा। और सिंगिंग का टैलेंट, इतने सारे टैलेंट हमको देखने को मिले। लेकिन जब हम इस कक्षा में बैठते हैं तब हम सिर्फ सवाल पूछते हैं, जवाब और खत्म हो जाता है। कुछ चीजें जो ऐसी है जो इसके बाहर जाके हमको देखने को मिली। बिल्कुल ऐसा ही बच्चों के साथ भी हो सकता है। हम जब बच्चों को कक्षा में बिठाते हैं तो उनका जो पढ़ाई का कार्यक्रम है उसके साथ ही हम चलते हैं, और उसके सिवा बहुत कम हमको ऐसे मौके मिलते हैं कि हम उनकी प्रतिभा के बारे में जान पाए। तो अभी हमको ये करना है कि उनकी जो प्रतिभा है उनको उजागर करने के लिए हमको या तो उनको थोड़ा सा क्लासरूम से बाहर, या थोड़ी सी उनकी प्रतिभाओं की परीक्षाओं को क्लासरूम के अंदर, इन दोनों में से कोई एक काम करके हम उनकी प्रतिभाओं को ढूंढ सकते हैं और उनको बाहर निकाल सकते हैं। एक चीज मैंने और देखी है कि जब हम एक चीज के तरफ देखते हैं तो और बाकी चीजों को निग्लेक्ट करते हैं, तो हम उस व्यक्ति की एक मतलब मूर्ति जैसे हमारे दिमाग में बन जाती है कि वो होशियार बच्चा है, तो मतलब वो अच्छा है। एक दिमाग में होता है कि वो होशियार है, अच्छे से सब कर लेता है। दूसरा बच्चा जो शायद मुश्किल से पास हो पाता है, बहुत दिक्कत होती है उसको पास होने में, तो शायद वो दूसरी चीजों में भी इस तरह से होगा। ये जो एक हमारा बेसिक माइंडसेट है उसको हमको बदलने की जरूरत है। और वो हम कब बदल पाएंगे, जब हम उन बच्चों के दूसरे कार्य को देखेंगे। आप सहमत है मुझसे? ठीक है। सभी चैट बॉक्स का उपयोग जरूर करें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें चैट बॉक्स में। अभी ये जो बच्चों की क्षमताएं होती है वो कितने तरह की हम क्षमता, मतलब उसको किस तरह से अंकलन कर सकते हैं या किस तरह से देख सकते हैं, तो मैंने उनको 5 में विभाजित किया है। नीरज जी प्लीज आप वो पीडी। जी, जब तक हमारी पीपीटी स्टार्ट होती है तब तक किसी भी प्रशिक्षणार्थी ने अपने वीडियो को ऑफ किया है तो वो वीडियो को जरूर ऑन कर लें। राजुल जी, शालिनी जी का हो गया है जी।
आज का हमारा विषय है बालकों की क्षमताएं, उनको पहचानना और उनका कैसे विकास करना। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि बालकों की क्षमताएं क्या क्या होती है। इस पहले पिक्चर में देखा है बच्चे खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, उनकी किताबें, बहुत सारी चीजें आपको दिखाई देगी। ये सारे उनके जीवन के अलग अलग पहलू हैं। उनको हम किस किस जगह पर देखते हैं और वो किस किस जगह पर परफॉर्म करते हैं, किस तरह से अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। ये प्लीज नेक्स्ट करेंगे। ये जो है 5 तरह की उनकी क्षमताएं होती है। सबसे पहली है अनुभूति या ज्ञान प्राप्ति, जिसको हम इंटेलिजेंस बोलते हैं, हम बोलते हैं बुद्धि। ठीक है, अभी ये अनुभूति या ज्ञान प्राप्ति जिसके आधार पर हम लोग उनका रिजल्ट बनाते हैं, हम परीक्षा लेते हैं। जो हमारा अभी का एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारा तरीका है पढ़ाने का, उसमें हम सबसे ज्यादा इसी पर ध्यान देते हैं और इसी की ओर हम चलते हैं। किताबें अनुभूति और ज्ञान के लिए लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, पढ़ाई जाती है, समझाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला है अनुभूति या ज्ञान प्राप्ति। दूसरा है सामाजिक संपर्क। हर व्यक्ति के जीवन में ये सबसे बहुत जरूरी हिस्सा होता है। वो किस तरह से दूसरों से मेलजोल रखता है, उसी पर उसकी एक समाज में क्या बोलते हैं, छवि बनती है और उसी छवि के अनुसार उसके साथ व्यवहार किया जाता है। तीसरा है भाषा और भाषण और भाषा। हम जब कम्युनिकेट करते हैं, बोलते हैं, तो हम कम्युनिकेट इसी तरह से, जो एक दूसरे से हमारे विचार का आदान प्रदान होता है, वो भाषा के माध्यम से ही होता है। भाषण और भाषा मतलब हम किस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं और कैसे करते हैं। ठीक है, देन शारीरिक कौशल, वो आप सभी जानते हैं, शारीरिक और संवेदी जागरूकता, जो हमारे मन की बातें होती है या जो हम जिसमें इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, प्लीज नेक्स्ट करिए। अभी हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कॉग्निशन, अनुभूति या ज्ञान प्राप्ति पर। ठीक है, आप सभी जानते हैं हम जो पढ़ाते हैं, परीक्षा लेते हैं, उनके नंबरों को देखकर। ठीक है, अभी इस चित्र में देखकर आप मुझे बता सकते हैं कि आपको इसमें क्या समझ में आ रहा है। प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं जो इसमें बताना चाहते हैं। हाँ मैम, एक पिक्चर में तो समझ में आ रहा है जैसे वो पूरा मैकेनिकल मशीनरी काम सोच रहा है जी, और दूसरे में ऐसे लग रहा है कि जिस उसके अंदर बहुत सी तीव्र आक्रोश हो, ऐसा समझ में आया मैम। ठीक है, कोई और? बहुत धन्यवाद। कोई और कुछ अलग बताना चाहता है, कुछ और सोचा हो आपने? मैम, हाँ जी, हम बताएं? जी बताइए। मैम, इस चित्र में यह समझ में आ रहा है कि जो हमारा दिमाग है ना, वो मशीन की तरह कार्य करता है और जो हमारे दिमाग के सिस्टम है ना, वो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, मीन्स एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये जैसे कि हम कुछ सोचते हैं तो वो माइंड में जाता है, तो उसके द्वारा मतलब कोई भी कार्य हो, जैसे इसमें 3 बताए गए हैं, तो वो एक दूसरे के संपर्क से ही हमारा दिमाग चलेगा। यह जी, बताया। बहुत अच्छे जी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, तो एक तरफ से हम देख रहे हैं दिमाग जो है वो मशीन की तरह, मैम आप म्यूट हो एक गए तरफ हैं। हम देख रहे हैं दिमाग मशीन की तरह काम कर रहा है और दूसरी तरफ उसमें कुछ हलचल जैसा दिख रहा है, उसमें कुछ अलग रंग है। ये एक्चुअली यदि देखा जाए तो जैसे बिजली की तारें एक दूसरे से जुड़ी है और करंट फैल रहा है, इस तरह से है।
तो जो हमारा दिमाग है उसमें जो विचार है, जो संवेदना है, वो भी इसी तरह से एक से दूसरी तरफ दौड़ती हैं। ठीक है, जब ये एक दूसरे से मिलकर सुचारू रूप से काम करती है, तब हमारा दिमाग सारा काम करता है, और दिमाग से ही पूरा शरीर जुड़ा होता है और पूरा शरीर काम करता है। अच्छा, अब नीरज जी प्लीज नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। जी, ये है हमारा दिमाग। अभी इसको देखकर आपको क्या समझ में आता है? आप चाहे तो इस पिक्चर को जूम इन कर सकते हैं, आपके मोबाइल में बड़ा हो जाएगा। प्लीज आप मुझे देखकर बताइए कि इस पिक्चर को देखकर आपको क्या समझ में आता है। मैम मैं बोलना चाहूंगी। हाँ जी। इसमें हमें यही दिख रहा है कि इस मस्तिष्क में बहुत सी चीजें चलती रहती हैं और सबके दिमाग में अलग अलग ही चलता है। किसी के में सिंगिंग, किसी के में खाना पीने का, किसी के खेलने का और रीडिंग का, सबके में अलग अलग होता है। ठीक है, वेरी गुड। और कोई? जी मैम मैं बोलूं? हाँ जी। जी मैम, इसका ऐसा है कि सबके अलग अलग थॉट्स होते हैं, और लेकिन थॉट्स के साथ साथ स्टडी का भी रहता है कि सबको कॉमन रहता है कि करना ही पड़ता है। लेकिन उसके साथ साथ ये रहता है कि अपन अपने ब्रेन में और भी चीज कर सकते हैं, जैसे किसी ना किसी चीज में इंटरेस्ट रहता है, तो उसके ब्रेन में स्टडी को लेके साथ साथ अदर चीज को, जैसे कि वो स्टडी करना तो कॉमन चीज है कि अपन को अगर किसी चीज को करना है तो आगे बढ़ने के लिए स्टडी करना कॉमन है। उसके साथ साथ अगर आपके माइंड में और कुछ है, अगर और अदर एक्टिविटी में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस और कर सकते हैं, और उस फील्ड में अपने ब्रेन को विकसित कर सकते हैं। अदर लोकेशन पे जाने से अच्छा एक ही लोकेशन पे जाके अपने ब्रेन को विकसित करें। जी, बहुत अच्छे। कोई और? प्लीज सभी को पार्टिसिपेट करना है, आप सभी को कुछ ना कुछ बताना है, क्योंकि इस तरह से मैं पिक्चर को देख के मैं कुछ चीजें सोचती हूँ, जब आप देखते हैं और आप अपना नजरिया बताते हैं। लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, दिलीप जी। जी, अलग अलग कार्य है, बिल्कुल सही। हर कोई इसको अपने तरीके से देखता है और अपने तरीके से बताता है। प्लीज और कोई? दिलीप जी, आप उसको समझा सकते हैं थोड़ा सा? जो लेफ्ट ब्रेन जो होता है हमारा स्टडीज रिलेटेड काम करता है, और राइट ब्रेन जो होता है वो हमारी हॉबीज को लेकर के काम करता है, हॉबीज के अकॉर्डिंग काम करता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही दिलीप जी। बेसिकली ये पिक्चर इसीलिए बताया गया है, और मैं आपको यही बताना चाहती हूँ। हमने जो कल नियत कार्य किया था, मैंने कहा था कि आप एक बच्चा जो बहुत अच्छा है पढ़ाई में और एक बच्चा जो ठीक ठीक है, उन दोनों से उनकी पूछिए कि क्या क्या रुचियां वो और क्या कर सकते हैं। हमारे क्या होता है, हमारा जो लेफ्ट ब्रेन होता है वो हमारे राइट बॉडी से जुड़ा होता है। ब्रेन लेफ्ट, बॉडी राइट साइड। और जो लेफ्ट ब्रेन है उसमें भाषा रहती है, तर्क वितर्क रहते हैं। तो अब जो भाषा का काम और तर्क वितर्क का काम होता है, वो काम हमारा लेफ्ट ब्रेन करता है। इसलिए इस पिक्चर के अंदर आप देखिए कि एक तरफ किताबें हैं, माइक है, बोलना है, सूरज है, आंखें हैं, ठीक है, पौधे। तो ये सारे तर्क वितर्क, कंप्यूटर है, और ये सारी चीजें हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ, उस तरफ का जो जहाँ पे ये सारी चीजें हैं उसको ब्लैक एंड व्हाइट दिखाया गया है, ठीक है। तो वो एक मतलब नियत रास्ता होता है। किताबें ब्लैक एंड व्हाइट होती है, उसमें वैसा ही लिखा होता है। हम मतलब जितने तर्क वितर्क होते हैं उसमें रंगों की संभावनाएं कम रहती है, उसमें नियम मतलब नियम पक्के होते हैं। ये इसी तरह से मतलब या तो इस तरफ या उस तरफ, काला या सफेद, बीच के जो 7 रंग होते हैं वो छुप जाते हैं, ठीक है। और जो हमारा राइट ब्रेन होता है, राइट ब्रेन जो है हमारे लेफ्ट बॉडी से जुड़ा होता है, लेफ्ट हैंड से जुड़ा होता है। उसके अंदर हमारी संवेदनाएं होती है, हमारा संगीत, चित्रकला और भावनाएं, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें हमारी जो सुंदरता की पहचान, फूलों की कोमलता को महसूस करना, उनकी सुगंध को महसूस करना, तो ये सारी चीजें जो होती है हमारा राइट ब्रेन करता है, राइट साइड का दिमाग काम करता है, और वो हमारा बॉडी के लेफ्ट पार्ट से जुड़ा होता है, ठीक है। अभी एक मैं आपको टिप दूंगी, हो सके तो आप बच्चों को भी जरूर दीजिएगा। हम हमेशा देखते हैं जो बच्चे मतलब हम राइट हैंड से लिखते हैं, हम सारे काम राइट हैंड से करते हैं,
और हमारे तर्क वितर्क और सब अच्छे से चलता है। लेकिन आप देखना कि कुछ लोग होते हैं जो लेफ्टी होते हैं, वो लेफ्टी लोग हमेशा आप मार्क करना कि कुछ आर्ट में बहुत अच्छे होते हैं, आर्ट एक्टिविटीज हो, कुछ गाना वगैरह हो, म्यूजिक हो, उसमें वो लोग बहुत अच्छे हैं। आप देखिए अमिताभ बच्चन जी, वो लेफ्टी हैं, ठीक है। यदि आप चाहते हैं, ओके शिवांगी जी, आप भी लेफ्टी है, ओके। सो यदि आप चाहते हैं, आप अपना राइट हैंड यूज करते हैं, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आप अपनी थोड़ी सी क्रिएटिविटी बढ़ाएं, तो जो छोटे छोटे आपके काम होते हैं ना, उसको आप लेफ्ट हैंड से करना शुरू करिए और बच्चे को भी बताइए, क्योंकि जब हम लेफ्ट हैंड को यूज करते हैं तो हमारा राइट ब्रेन काम करना शुरू करता है, ठीक है। तो ये एक टिप हुई। अभी हम एक्चुअली ये जो हमारा लेफ्ट ब्रेन जो है, जो काम करता है, हमने कहा पढ़ाई और इससे रिलेटेड। अभी आप मुझे बताइए कि कॉग्निशन में, अनुभूति में, पढ़ाई में जो बच्चे होशियार होते हैं, उनके जनरली क्या क्या उनके मतलब काम होते हैं, हम उनको कैसे पहचानते हैं? आप क्लास में कोई बच्चा है, वो होशियार है, हमने एग्जाम नहीं लिया अभी, बच्चे आए हैं, लेकिन वो बच्चा होशियार है, वो कैसे पता चलेगा? मैं एक तो बताऊं? उसका पहला तो उसका आत्मविश्वास, उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से उसका आत्मविश्वास झलकता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बताती है। जी। और रानी जी? रानी जी आप म्यूट है। मैम सर ने जो बताया वो सही बात है कि जो बच्चे होशियार रहते हैं उनके अंदर आत्मविश्वास झलकता है, और जो बच्चे मतलब जो जैसे कि एग्जाम नहीं लिया और पता चलने लगता है, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो बच्चे मतलब अंदर से उनके अंदर ऐसी भावना उत्पन्न होने लगती कि ये सवाल हमसे बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा, तो वो हर चीज में आगे होने लगते हैं। और उनकी जो दैनिकचर्या रहती है ना, स्कूल आने की या फिर किसी भी कार्य को करने की, वो सिस्टमेटिक तरीके से चलती है। और जो बच्चे मतलब लेजी टाइप के रहते हैं, वो उनके फेशियल मतलब चेहरे से अलग ही समझ में आ जाता है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है और ये मतलब किस प्रकार रुचि रख रहे हैं। ठीक है, ओके, वेरी गुड। विधि जी, कोई और मतलब क्लास में जब आप होते हैं, तब आप क्लास में उनका जो व्यवहार है, कक्षा में जो उनका व्यवहार है, उस पे से आप कैसे पता लगाते हैं? मैम जो बच्चे होशियार रहते हैं ना, वो बहुत चंचलपन रहते, वो स्पीड में बोलेंगे। मैं बताऊं, इससे हाँ पता जी। चलता है कि ये बच्चा होशियार है। हाँ, अति जिज्ञासु होते हैं, है ना? हाँ, वो मतलब बहुत मतलब अपन पूछेंगे उसके पहले ही खड़े हो जाते हैं कि मैं आंसर दूं। हाँ, मतलब हमेशा जवाब देने को तत्पर रहते हैं, हाँ, ठीक है। बिना पूछे हाँ मतलब, जी, हाँ यही होता है। हाँ जी। और विधि जी? राजुल जी हर किसी से जल्दी घुल मिल जाते हैं, हाँ जी। आर्यांशी जी आप बताएंगी? ऑल टाइम एक्टिव रहते हैं, प्रिया जी सही है। दिलीप जी? मैम वो एक जिज्ञासु होते हैं, अपने प्रश्न पूछते हैं, अपनी भावनाओं जी, को एक्सप्रेस करते हैं। हाँ, हमेशा अपने प्रश्न पूछते हैं, उनके पास हर बात के लिए कोई क्वेश्चन होता है। यदि ऐसा होगा तो आपने कोई एक चीज बताई है, तो उसको एक्सेप्ट करने के साथ उसके सामने दूसरे दो क्वेश्चन उनके होते हैं, उसको समझ के तुरंत उनके पास मतलब वो हर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, हर इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की ताकत होती है। हाँ जी। और कोई बताएगा? और वो बच्चे भी कहने लगते हैं जब क्लास हो जाता है समय पूरा, तो उसके बाद कहते हैं कल हम कौन सा प्रश्न पे अध्याय पढ़ के आएंगे, इस टाइप का भी बताते हैं जी। हाँ। और उनका ये भी रहता है, जो बगल में बच्चे बैठे होते हैं ना, जो उनके अपन कुछ भी प्रश्न बोलेंगे, वो उनकी कॉपी उठा के उनकी कॉपी में लिख के समझाने लगते हैं। हाँ जी।
बच्चे अपने टीचर के बारे में जानने के बहुत उत्सुक होते हैं। हाँ जी, जी बिल्कुल। ठीक है, अभी जो मैंने एक लिस्ट बनाई है कि हम किस किस तरीके से ये जो होशियार बच्चे होते हैं या जिनमें ज्ञान प्राप्ति या अनुभूति अच्छी होती है, अनुशासन में भी रहते हैं। जी हाँ, तो उसमें एक तो अति जिज्ञासु हमने डिस्कस किया, दूसरा होता है तेज याददाश्त। आपने उनको यदि कोई बात बताई है तो वो उनको याद रहती है। वो लोग ज्यादा समय तक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जो बच्चे थोड़े से पढ़ने में कमजोर होते हैं, उनकी तकलीफ एक ये होती है कि वो ज्यादा देर तक किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं। आपने जो बात कही है उस पर उनको सुन के फिर वो उसको तुरंत ही दूसरी जगह उनका दिमाग चला जाता है। तो ये एक ध्यान केंद्रित करना उनकी खासियत होती है। उसके बाद धारा प्रवाह और लचीली सोच, मतलब आप जिस तरह जो सिखाने जा रहे हैं उसके साथ साथ उससे रिलेटेड जितना कुछ होता है उनका दिमाग उसके ऊपर चलता है। जैसे अभी उन्होंने कहा कि वो तुरंत प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, तो उनकी धारा प्रवाह बहुत ज्यादा होता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। उनको पता होता है, यदि एक चीज आज समझाई आपने कि पृथ्वी सूरज के आसपास चक्कर लगाती है और गोल घूमती है, फिर और बताते हैं दिन रात, अच्छा हम इधर दिन होता है इधर रात होती है, अभी यहाँ है तो अमेरिका में कैसा होगा, तो वो तुरंत आगे आगे सोचने लगते हैं। तो ये उनकी सोच लचीली होती है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरी लिंक पकड़ते रहते हैं। उसके बाद तार्किक सोच होती है। यदि आप उसको बोलिए कि ये ऊपर से नीचे इतनी देर में गिरेगा, तो वो दूसरी चीज को उठा के फिर देखेंगे कि यदि वो चीज इतनी देर में गिरती है तो ये चीज कितनी देर में गिरेगी। तर्क वितर्क लगाना, प्रयोग करना, ये उनकी खासियत होती है। उसके बाद होती है समस्या को हल करने की क्षमता। मुझे बताइए, आप अपनी कक्षा में क्या फर्क देखते हैं यदि आप कोई नया प्रश्न पूछे जो आपके पढ़ाई से कुछ अलग हो उदाहरण, तो जो बच्चा क्लास में होशियार है और जो बच्चा नॉर्मल है, दोनों में क्या फर्क होता है? मैम, नॉर्मल बच्चे का ऐसा रहता है कि उनको ठीक है लेकिन जो बच्चा इंटेलिजेंट या टैलेंटेड होता है तो उसको ये लगता है कि और जानने की जिज्ञासा टाइप से रहती है कि अभी इसमें ये हुआ है तो इसके आगे क्या होगा। किसी भी टॉपिक को पढ़ाया जाए या समझाया जाए या क्वेश्चन किया जाए तो उनको ये लगता है कि अभी इतना है, इसके आगे कुछ और हो सकता है, इसके आगे और कुछ किया जा सकता है, इसके बारे में मतलब उनको लगता है कि और आगे उससे आगे तक पहुंचना, मतलब उनका खत्म ही नहीं होता है। इंटेलिजेंट बच्चों को ये लगता है कि अभी और होगा, इसके आगे और भी कुछ कर सकते हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता जो रहती है उसको जानने की मतलब उनका रहता है कि और प्रयास करते हैं कुछ और। जैसे भी कभी भी क्वेश्चन किया जाए, कुछ भी किया जाता है तो उन लोगों को ये लगता है कि मैंने इतना तो कर दिया, आपने इतना बता दिया, मैं उसके आगे जानना चाहूंगा, मैं उसके आगे पूछूंगा। सही बात तो है। इंटेलिजेंट बच्चों की बौद्धिक क्षमता स्पीड से रहती है। हाँ जी। उसके बाद जो बच्चे आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है मैम। हाँ जी, बीच में उनकी आवाज कट रही थी, कोई बात नहीं, लेकिन उनकी बात समझ में आ गई। ठीक है। उसके बाद जो बच्चे बौद्धिक रूप से अच्छे होते हैं वो जल्दी और कम प्रयास में सीख जाते हैं। ठीक है। एक और उनका गुण होता है, उनको यदि पहचानना है तो वो परफेक्शनिस्ट होते हैं, पूर्णतावादी, किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ते। आप यदि टेस्ट चल रहा है, बच्चे लिख रहे हैं और यदि किसी बच्चे से का थोड़ा सा रह गया है, अब जो परफेक्शनिस्ट होगा वो आपसे 1 मिनट का समय मांगेगा। 1 मिनट मैंने पेंसिल से लाइन करना भूल गया या उसके नीचे चित्र के नीचे नाम लिखना भूल गया। ठीक है। ये जो छोटी छोटी बातें होती है उससे आपको पता चलता है कि वो बच्चा कितना उसमें इंटरेस्ट लेता है अपनी पढ़ाई में। ठीक है। उसके बाद यदि आप कोई उनको खेल या कुछ पहेली पूछे तो उसके अंदर वो तुरंत अपना दिमाग लगाएंगे, उसको तुरंत सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप यदि कुछ नया क्लास में लाते हैं तो उसमें सबसे पहले वो इंटरेस्ट दिखाएंगे। ठीक है। तो ये जो है उनको पहचानने की तरीके हैं। अभी इनको तो पहचान लिया, लेकिन उनके सीखने के तरीके, अभी हमको क्या करना है कक्षा में कि जो होशियार है हमने देख लिया कि ये होशियार है, अभी हमको जो बाकी बच्चे हैं कि जिनको परेशानी हो रही है उनकी परेशानियों का निपटारा कैसे करना है। तो इसके लिए
पहले तो मैं आप लोगों को एक गेम खिलाऊंगी। गेम मतलब एक छोटा सा काम है। मैंने देखा आप लोगों में से बहुत सारों की इंटरेस्ट का सब्जेक्ट ड्राइंग है। आप लोग बहुत अच्छा ड्राइंग कर लेते हैं, काफी लोग मेहंदी वगैरह भी कर लेते हैं, ड्राइंग भी अच्छा कर लेते हैं। हम एक काम करेंगे, आपको सिर्फ ये करना है, मैं जब शब्द बोलूं उस शब्द के बाद सबसे पहले दिमाग में जो चित्र आता है वो बनाना है। ठीक है? मेरा पहला शब्द है पेड़, वृक्ष, ट्री। प्लीज जो आपके दिमाग में सबसे पहले चित्र आया और जैसा आप बना सकते हैं प्लीज बनाइए। किसी भी कॉपी पेज, छोटे कागज पे कहीं पे भी बनाइए, कोई बात नहीं, प्लीज। जिनकी वीडियो ऑफ है प्लीज वीडियो ऑन करके रखिएगा, और मैं आपके सबके चित्र देखना चाहती हूँ। हम सब लोग साथ में देखेंगे सबके चित्र। पेड़ का चित्र आपका बन गया, बहुत अच्छा, वो नहीं बनाना है, छोटा सा बिल्कुल, जैसे हम डूडल करते हैं ना, आई थिंक डूडल आप सब समझते हैं। अनिल कुमार जी, मैं पूरी तरह से नहीं देख पा रही हूँ चित्र, थोड़ा और नजदीक लाएंगे। जी, बहुत सुंदर। पहली बार बनाया मैम। बहुत अच्छा बनाया। बहुत ज्यादा मेहनत मत करिए, हम डूडल जैसे करते हैं, हम डूडल समझते हैं ना, जब हम बैठे होते हैं कुछ सोच रहे होते हैं तो कागज पर जब हाथ चलते हैं और कुछ कुछ जो चित्र बनते हैं उसको डूडल कहा जाता है। तो आप सिर्फ डूडलिंग करेंगे तो भी चलेगा। शालिनी जी, हाँ जी। दिलीप जी, जी। आप सब लोग भी सबके देखते रहिएगा प्लीज। टीना जी, आपका बन गया? जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। रश्मि जी, बढ़िया। प्रियंका जी, जी सुंदर। मैम आप किस चीज में देख रही हैं? मोबाइल में। नहीं तो ग्रुप में देख रही हैं क्या? नहीं मेरे नहीं, आप अपने कैमरे के आगे रखिए, कैमरे पे ही देख रहे हो आपके। आप अपने कैमरे के आगे बस ले आइए। आर्यांशी जी, आपका बन गया? ग्रेट आर्टिस्ट एट वर्क। प्लीज बता दीजिए। विधि जी, आपका हो गया? लाइट आ रहा है, नहीं दिख रहा है। जी, सुंदर। जी शिवांगी जी, प्रीति जैन जी। नहीं बनता मैम मुझसे, ड्राइंग अच्छी नहीं नहीं, नहीं अच्छा बनाया, अच्छा बनाया आपने। अभी हमने, आप आई थिंक सबने देखे होंगे, सबके एक दूसरे के पेड़ है, एक ही चीज पेड़, लेकिन सबने बनाया उसको अलग अलग तरीके से, है ना? उसको सबने अलग अलग तरीके से बनाया। जी संकल्प जी, संकल्प जी मैं देख नहीं पा रही हूँ ठीक से आपका पेड़।
लाइट शायद इस तरह से आ रहा है, उसके ऊपर नहीं दिख पा रहा है मुझे, माफ कीजिएगा। ठीक है, गुड। हम सबने एक ही चीज पेड़ सुना, लेकिन हम सबके दिमाग में उसका चित्र अलग अलग है? सेम वैसे ही जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हर एक की अपनी सोच होती है। जब हम एक ही चीज सबको बताते हैं, लेकिन सब अलग अलग तरीके से उसको ग्रहण करते हैं, और उसके बाद उसका जो मतलब रिट्राइवल होता है, उसको बताना जो होता है, वो भी सबका अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो ये जो बेसिकली हमने कोई चीज सीख ली, तो कैसे सीखी? जब हम ग्रहण करते हैं, सीखने की जो शैली होती है, उसके 5 तरीके होते हैं। कुछ लोग जो होते हैं वो देखकर सीखते हैं। यदि उन्होंने कोई चीज देख ली, जैसे आज मैंने आप लोगों के साथ एक पिक्चर शेयर किया था, वैसे कहते हैं कि एक चित्र जो होता है वो पूरी किताब की तरह होता है, वो सारी बात समझा देता है। ठीक है, तो कुछ लोग जो होते हैं जिनका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा काम करता है, वो लोग जब तक उसको चित्र के रूप में ना देखे उनको समझ में नहीं आता है। उनका सीखने का तरीका चित्र के द्वारा होता है। तो अभी हम ये कर सकते हैं कि हमको ये पहचानना है कि बच्चा किस तरीके से पढ़ रहा है, किस तरीके से सीख रहा है, तो हम उनको उस तरीके से फिर सिखा सकते हैं। एक होता है दृश्य, दूसरा होता है श्रवण। कुछ होते हैं जो सुनकर याद रखते हैं। कोई बात यदि उन्होंने सुनी है तो याद होगा, आपने उसको सामने लिख दिया, उन्होंने किताब में पढ़ लिया तो याद नहीं रहेगा। लेकिन यदि उनके सामने आप टीचर या उनकी मम्मी बैठ के वो आंसर पढ़ दे, तो बच्चे को याद रह जाता है। आप अपनी क्लास में ऐसे कितने बच्चे देखे हैं जो सिर्फ सुनकर याद रख लेते हैं? आपका कोई अनुभव है ऐसा? प्लीज आप चैट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए। मैम मैं Yes. बताऊं? हाँ जी। मैम मेरी दीदी की बेटी अभी 2.5 साल की, उसको भक्तांबर का काव्य याद हो चुके हैं 5, क्योंकि वो बस सुनती है और हम लोग उसको दोहराते हैं तो वो लर्न कर ली। वो जानती नहीं है कि संस्कृत और हिंदी और इंग्लिश क्या है। अभी वो 2.5 साल की है। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको एक बात बताऊं, जब बच्चा छोटा होता है घर में, मतलब बोलता है ना 1 फॉर वॉक 2 फॉर टॉक, 1 साल में चलना सीखता है और 2 साल में बोलना सीखता है। बच्चा जो बोलना सीखता है, जब शुरुआत करता है, तब आपने देखा होगा वो छोटे छोटे शब्द पकड़ता है। वो पूरा सेंटेंस, पानी, ठीक है, खाना, या उसकी जो चीज पसंद होगी वो, और जिसको बुलाना होगा उसका नाम, सिर्फ उतना बोलता है। फिर उसके बाद उस जो क्रिया होती है, दो, लो, रखो, चाहिए, ऐसे शब्द सीखता है ना। उसके बाद उसको नहीं पता होता है कि क्या नियम लगेगा, सेंटेंस कैसे बनेगा, लेकिन वो सुनता है और बोलता है। स्कूल जाने से पहले बच्चा पूरा सेंटेंस बोल के अपनी बात समझाना, एक भाषा में, जो भाषा घर में बोली जाती है उसमें सीख लेता है। मानते हैं ये सब बात? देखा है हम सब ने। बच्चा स्कूल में आता है तब टीचर उसको मतलब वही भाषा में बात करती है जो घर पे बोलता है। तो उसके बाद उसको स्कूल की भाषा सिखाई जाती है ना। ये एक उनका होता है सीखने का तरीका। उनको नहीं पता वो कौन सी भाषा बोल रहे हैं, उनको नहीं पता कि भाषा के नियम क्या है, सेंटेंस कैसे बनेगा, वाक्य कैसे बनेगा, मुझे वाक्य में पहले क्या बोलना है, वाक्य में पीछे क्या बोलना है, उनको कोई जानकारी नहीं है। लेकिन सिर्फ वो सुनते हैं और सीख लेते हैं। ये हम सबका एक बेसिक गुण होता है। हम इंसानों का सबका बेसिक गुण है, हम सुन के सीख लेते हैं। हम भी दूसरी भाषाएं जानते नहीं। अब आपके पड़ोस में कोई अलग भाषा वाले लोग रहते हैं, तो हम जब हर रोज उनकी बातें सुनते हैं, तो सारी बात तो ना समझ में आए, लेकिन हो सकता है थोड़ी बहुत बातें उनकी हमको समझ में आ जाती है, जो हम रोज सुनते हैं शब्द। होता है? अग्री? यस और नो? प्लीज आप चैट बॉक्स का इस्तेमाल करिए। यस प्रियंका जी, यस, अग्री जी। टीना जी, अंशिका जी, जी। तो ये तो बेसिक गुण सब में होता है कि जब बोला जाएगा तब याद रहेगा। तो हम बच्चों को
बोलकर, हमारा जो पुराना तरीका है रटवा कर, तो हमको हर चीज रटवाना नहीं है, लेकिन कोशिश ये करना है कि जो चीज ज्यादा मुश्किल लगती है, जिसमें ज्यादा तकलीफ होती है, उसको टीचर बार बार बोले। हमको लगता है ये बच्चा इस चीज को बोलने से सीख जाएगा, तो हम उसका यूज करेंगे, ठीक है। दृश्य तीसरा होता है शाब्दिक। कुछ लोग जो होते हैं वो शब्द से समझते हैं। अभी शब्द का रूप लिखा हुआ हो सकता है। शब्द जो होता है मतलब वो लिखते हैं तभी वो शब्द, उसको हम शब्द बोलते हैं जो लिखा जाता है। तो कुछ होते हैं जो सिर्फ पढ़कर, एक है जो चित्र देखकर सीखते हैं, एक है जो सुनकर सीखते हैं, एक है जो सिर्फ पढ़कर सीखते हैं। वो बच्चा 10 बार पढ़ लेगा तो उसको याद हो जाएगा, उसको सामने लिखा हुआ चाहिए। इसलिए हम ब्लैक बोर्ड का यूज करते हैं। और हम, आपने जब भी देखा होगा, कहा जाता है कि आप उसको लिखवाइए। बच्चे को नहीं याद होता है, हम भी उसको बोलते हैं आप 10 बार लिख कर करो, ठीक है। तो ये एक हमारा तरीका होता है कि हम ये लिख कर याद कर सकता है बच्चा। उसके बाद होता है तार्किक। उसको तर्क देना पड़ता है हमको। यदि हम उसके सामने कुछ ऐसी उदाहरण रखें और उसके बाद उसके ऊपर जो उसका अंत है उसके ऊपर बच्चों को ऊपर छोड़ दे कि इसमें आखिरी में क्या होगा, तो वो अपने तर्क से उसका रिजल्ट बताएगा कि इसमें ऐसा होगा। तब आप उसको बता सकते हैं कि हाँ, हम यही सिखाना चाहते थे। आप उसको पूरा जवाब मत बताइए, आप उसको तर्क अपना यूज करने दीजिए। वो जब तक अपना तर्क नहीं लगाएगा तब तक नहीं सीखेगा। तो ये कुछ बच्चों की मतलब क्या बोलते खासियत होती है कि वो जब तक तर्क अपना ना लगाए तब तक उनको याद नहीं रहता। यदि एज इट इज पूरी थाली उनको परोस देंगे तो वो नहीं खाएंगे, बना बनाया उसको जवाब दे देंगे तो वो नहीं सीखेंगे। जब तक आप उसको अधूरा ना छोड़े और वो उसको पूरा ना करे तब तक वो नहीं सीखते। तो जो तार्किक तरीके से जो बच्चे सीखते हैं वो इसी तरीके से सीखेंगे। और उसके बाद तो एक है शारीरिक। जब तक बच्चा फिजिकली खुद नहीं करता है तब तक वो नहीं सीखता है। कुछ बच्चे होते हैं उसको करने दिया जाए। जैसे मैंने पिछली बार मैं आपके ग्रुप में पढ़ा था, किसी शिक्षक किसने लिखा था मुझे नाम नहीं याद है, सॉरी, लेकिन बताया था कि वो पानी रखा, उसके ऊपर प्लेट में और मटर के दाने रखे थे। किसी ने उदाहरण दिया था? आपने? मैम मैंने दिया था। किसने दिया था? प्रिया जैन। हाँ जी, प्रिया जी। तो ये आपने करके दिखाया। जो बच्चे क्लास में ऐसे होंगे जो शारीरिक तौर पर सामने कोई चीज देखकर कर कर सीखते हैं, उनके दिमाग में वो अच्छी तरह से बैठ गया होगा कि भूकंप कैसे आता है, राइट। तो इस तरह से हमको उन कुछ बच्चों के लिए इस तरह से शारीरिक क्रियाएं करके और करवा के सिखाना पड़ेगा। हाँ मैम। हाँ जी। हमारे यहाँ एक छात्र है, हाँ जी। वो मुसलमान मोहल्ले में उन बच्चों के साथ पढ़ता है। जी। वो पूरा हिंदी में लिखता है, लेकिन जैसे वो मुसलमान लोग उल्टा लिखते हैं ना पीछे साइड से, वो पीछे से लिखता है और हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग आगे से उसको सही पढ़ लेते हैं। तब कि वो पूरा, क्योंकि वो जब 4 साल और 5 साल का था तब से उसको हैबिट हो गई। अब वो अभी भी, हाँ, वो 12th भी क्रॉस कर गया तो अभी भी ऐसे ही लिख रहा, उसको याद हो जाता है। हाँ, जब हम लोग उसकी कॉपी देखते हैं अटपटा लगता है ये कैसे लिखेगा, क्या कर रहा है। हाँ हाँ, सही बात है। अच्छा, तो अभी हम लोगों को क्या करना है कि इस तरह से क्लास में यदि बच्चों के ज्ञान प्राप्ति के लिए हमको कुछ करना है, तो आपका जो एक विषय होगा उसके लिए आपको 4-5 तरीकों का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे जो दृश्य वाले बच्चे उनके लिए आपको चित्रों का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। उसमें कार्टून सीरीज हो सकती है, कॉमिक्स हो सकती है, जहां से आपको ऐसे पिक्चर मिल सकते हैं आपके विषय से रिलेटेड, उन पिक्चरों को यूज करिए। उसके बाद जो बच्चे मतलब श्रवण से सुनते हैं, वो जितना ज्यादा सुनेंगे उतना करेंगे। तो आपको उस विषय पर लंबी बातचीत करना है, सिर्फ अपनी तरफ से नहीं देना है, बातचीत करना है। आप उसके ऊपर कुछ विचार दीजिए और उसके बाद बच्चों से उसके विचार पूछिए। तो जब वो एक ही चीज अलग अलग लोगों से डिस्कस होगी तो उसके अलग अलग रूप देखने को मिलेंगे। उससे कुछ बच्चे जो होते हैं वो उस तरह से, जब तक डिस्कशन क्लास में नहीं होता तब तक नहीं सीखते। तो जो बच्चे ऐसे हैं जो क्लास मतलब सुनकर सीखते हैं, वो उसके डिस्कशन से, उसके वार्तालाप से कक्षा में सीखेंगे। उसके बाद कुछ ब्लॉक या पजल जैसा एक चित्र बना दीजिए और उसको पजल में कट कर दीजिए, ठीक है।
जैसे जिक्सॉ पजल आपने देखा होगा, जो एक दूसरे से टुकड़े जोड़कर पूरा पिक्चर बनाया जाता है। तो आपको यदि सिखाना है कि जैसे छोटी क्लास में है कि पेड़ों के हिस्से, पार्ट्स ऑफ प्लांट, तो अलग अलग उसका तना, उसकी शाखाएं, उसके फल, उसके फूल सारे अलग अलग रख दीजिए और बच्चों को दीजिए और फिर उनको जोड़ने दीजिए। जो बच्चे इस तरह से मतलब जो पिक्चरों के माध्यम से या पजल, जिनको सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जिनकी आदत है, वो लोग उस चीज से बहुत अच्छी तरह से याद रखेंगे और समझेंगे। हर एक उसको आप अपने विषय के अनुसार आप बदल सकते हैं। उसके बाद कुछ जो होते हैं जो शाब्दिक रूप से, मतलब जो लोग शब्द, जो बच्चे बहुत सारे शब्द पढ़ना भी बहुत जानते हैं, वो बहुत सारा लिखेंगे भी सही। उनको लिख कर याद हो गया, वो उसके जब से समझेंगे। तो उसके बाद आप उनको इस तरह से विस्तृत जवाब जो होते हैं, जिसमें लंबे जवाब लिखना है, उसको आप ना लिखकर आप उसको पहले बच्चों के साथ डिस्कस कर लीजिए, उनसे बातचीत कर लीजिए और उनको बोलिए मैंने जो अभी कहा है आप उसको अभी लिखिए। हम क्या करते हैं, बच्चे को लंबा जवाब होता है जनरली एसएसटी और हिंदी, और इसमें ऐसा होता है कई बार विज्ञान में भी, यदि पूरा प्रयोग लिखना है या कोई रीजन देना है तो हम पूरा लिख देते हैं, बच्चे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उनकी याददाश्त नहीं बढ़ेगी। हमारा जो मतलब उद्देश्य है वो पहली बार में ये होना चाहिए कि बच्चे को पहली बार में याद हो जाए। एक ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो चीज पहली बार में समझ में आती है, जैसी समझ में आती है, उसके बाद में उसमें बदलाव थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। हम बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो वो एक फर्क होता है। इसलिए मेरी मतलब ये आपसे गुजारिश है, कभी एक बार करके देखिए और उसके बाद क्या परिणाम आता है वो मुझे बताइएगा। कोई एक लंबा जवाब है, उसको आप पहले बोलिए, उसको समझा दीजिए थोड़ा आराम से, लंबी प्रोसेस को। उसके बाद बच्चे को बोलिए आपको जितना याद रहा है उसको लिखिए। ठीक है, अभी मैंने आज 7th में मैंने गई क्लास में और मैंने एसएसटी का पीरियड लिया था। तो मैंने बच्चों से कहा कि ऐसा कोई आप प्रश्न निकालो कि जिसको आपको याद रखना बहुत मुश्किल होता है। तो एक लड़की नोटबुक लेकर आई और मुझे बोलती है कि मैम ये टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, जंगल के जो प्रकार हैं वो 5 प्रकार है और पांचों प्रकारों के बारे में डिटेल में जो लिखना है वो मुझे याद नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत लंबा आंसर है। मैंने कहा ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, बाय चांस ऐसा हुआ था कि वो जब लेसन पढ़ाना था तो उस दिन भी उसकी क्लास में मैं ही गई थी और मैंने वही टॉपिक पढ़ाया था उनको। मैंने जब वो पढ़ाया था तो मैंने पिक्चर पे थोड़ा थोड़ा सा ड्रॉ करके पढ़ाया था कि जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट जो बरसाती जंगल है, उसके बाद डेसिडियस फॉरेस्ट पतझड़ वाले जंगल है। तो मैंने जब उनको बताया था तो थोड़ा थोड़ा पिक्चर बोर्ड पे ड्रॉ करती गई साथ साथ। तो मैंने बरसाती तो मैंने पूरे बहुत सारे पेड़ों को एक साथ बनाया था। फिर जो पतझड़ वाले जंगल है तो मैंने उसमें पत्ते गिरते हुए दिखाए थे, किस तरह से ये पत्ते झड़ते हैं। उसके बाद जो कांटे वाले जंगल है तो मैंने उसमें कांटे वाले झाड़ बनाए थे। मैंने जब सिखाया था तब इतना किया था। आज मैंने कुछ भी नहीं बोला, उसका जो पूरा जवाब था उसको मैंने एक टेबल जैसा बनाया। मैं एक काम करती हूँ, 1 मिनट, एम आई को होस्ट नीरज जी, आप मुझे को होस्ट करेंगे तो मैं अपने बोर्ड का पिक्चर शेयर कर पाऊंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। डन। थैंक यू। देखिए मैंने टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, तो मैंने उसका जो टी था उसको पेड़ की तरह बनाया। ठीक है, उसके बाद मैंने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को एक बादल में लिखा और मैंने नीचे थोड़ी सी बूंदे बना दी। उसके बाद मैंने ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को एक जो झड़ने वाले पत्ते होते हैं उसके आकार में लिखा। उसके बाद जो ड्राई एंड स्क्रूबी फॉरेस्ट थे उसको मैंने आसपास कांटे बनाए। माउंटेन फॉरेस्ट में मैंने एम को पहाड़ के शेप में बनाया। और उसके बाद मैंग्रोव फॉरेस्ट जो दलदल के होते हैं तो मैंने एम को टूटे हुए पेड़ की तरह और उसके नीचे दलदल बनाया। ये मेरा आज का है।
आप यकीन करेंगे, सिर्फ मैंने इतना ड्रॉ किया और वो बच्ची मुझे खड़ी की बोलती मैम मुझे समझ आ गया, मुझे लर्न हो गया। मैंने एक भी लाइन उसके नीचे के डिस्क्रिप्शन की नहीं पढ़ी थी, मैंने कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन जब मैंने सिखाया था तब मैंने चित्र बनाए थे, और जब मैं उसको याद करवा रही थी तो उसको सबको एक साथ मिला के मैंने थोड़ा सा चित्र का रूप दिया। अभी उसको इस तरीके से बहुत जल्दी समझ आया। कैसा लगा आपको? तो मुझे बहुत लगा, अच्छा था, हाँ जी बहुत अच्छा था। धन्यवाद। मुझे लगा कि उसको वो जो तरीका है सारे शब्द लिखे, वो जब लेके आई थी, थैंक यू, तो नोटबुक के अंदर सारा लिखा हुआ लेकर आई थी, और सब में पहले में ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल थैंक यू, सब में ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल लिखा हुआ था, मैनग्रोव और माउंटेन एक जैसे लिखा हुआ था। तो वो क्या होता है, उन शब्दों को वो पकड़ नहीं पा रही थी, लेकिन जब भी मैंने उसको चित्रों में विभाजित कर दिया, उसको बहुत अच्छे से याद हो गया, उसको उसके आगे पढ़ाने की कुछ जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये एक तरीका होता है सिखाने का, याद रखने का। उसके बाद मैंने बच्चों को इस पे टिप्स भी दिया कि आप किसी भी अपने उत्तर को, मैं आपको भी बताती हूँ, आप अपने बच्चों को जरूर बताइएगा। ये मेरा तरीका था जब मैं पढ़ती थी, तो कोई भी, इवन बीएड में भी कोई भी टॉपिक होता था तो मैं क्या करती थी, उसके शॉर्ट फॉर्म लिख लेती थी। जब कोई एक आंसर हम पढ़ रहे हैं तो क्या करना है, एक छोटा सा कागज, मैं कागज के छोटे छोटे टुकड़े बना के रखती थी। उस टुकड़े के अंदर मैंने पहली 2-3 लाइनें पढ़ी, उसमें मुझे जो इम्पोर्टेंट शब्द लगता था मैं उस शब्द को, या यदि उस शब्द का कोई चित्र बनता था उस चित्र को लिखती थी। यदि 2 पेज का भी वो है तो भी वो 7 या 8 चित्र या 7 या 8 शब्दों में 10 शब्दों में खत्म हो सकता है। जैसे ये मैंने आई थिंक 2.5 पेज का जो था उसका, उसको पूरा इस तरह से कर दिया, सिर्फ 5 चित्रों में खत्म हुआ। तो इस तरह से उसको करिए। इसमें 2 चीजें होती है, जब आप कोई चीज सीख रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो हमारे 2 दिमाग काम करते हैं, एक कॉन्शियस और दूसरा है अनकॉन्शियस, एक सचेत और एक अचेत मन। सचेत मन जो होता है वो जो सामने है उसको लेता है, अचेत मन उसके साथ साथ जो कुछ है सबको लेता है। बताती हूँ कैसे। जैसे घर में कोई अच्छी आपकी मनपसंद डिश बनती है, तो उसकी जो खुशबू होती है, यदि आप कभी बाहर से आए और आपके घर में आपकी मनपसंद डिश बनी है, आप एंटर हुए और वो खुशबू आ गई, तो आपको उसका स्वाद भी याद आ जाता है, आपको बड़ा आनंदित लगता है कि हाँ आज मजा आएगा, मतलब अपने भाव बदल जाते हैं, और उससे रिलेटेड जितना कुछ है सब दिमाग में आ जाता है। पिछली बार यदि खाई हो, यदि उस किसी के साथ खाई हो, कोई घर में मेहमान थे आपके दोस्तों के साथ, तो वो भी याद आ जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है, मतलब अवचेतन मन जो होता है, अचेत मन, वो इस सब चीजों को, बाकी सारी आसपास की चीजों को याद रखता है, और यदि उस आसपास की चीज में से कोई भी एक चीज सामने आ जाती है तो वो सचेत मन को मदद करता है उसको पूरी तरह से ड्रीम अचीवमेंट। ओके, तो इस तरह से होता है। तो आप क्या करें, जब हम बच्चे को ये ड्राइंग करते हैं बच्चे, या उसको शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, उसके बाद उसको उसी नोटबुक में उसी पेज में वहां पे रख दीजिए। जब बच्चे उसको दोबारा जब एग्जाम के वक्त रिवीजन करते हैं, उस वक्त वो जो लिखा हुआ सामने आता है, तो उनको पूरा पेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सिर्फ उस छोटे से टॉपिक को देखकर, वो जो उसके हाथ से लिखा हुआ है, क्योंकि जब उसने लिखा था तब वो बाकी सारा पढ़ा था, उस वक्त ये लिखा था। तो क्या होता है, जैसे हम कंप्यूटर के अंदर एंटर का बटन दबाते हैं, कोई भी फाइल फोल्डर है उस पर एंटर का बटन रख के क्लिक किया तो पूरी फाइल खुलती है। तो ये जो छोटे छोटे हम जो चिट बनाते हैं ना, वो एंटर बटन का काम करते हैं। यदि उसको हम दबा देंगे तो पूरी फाइल खुल जाएगी, पूरा आंसर आपको याद आ जाएगा। तो ये चीज बच्चों को सिखानी चाहिए कि उस हर एक को थोड़ा सा शॉर्ट में करके, और उसको छोटे कागज को वहीं पे रखिए, ताकि जो रिवीजन होगा तब इजी रहेगा। ये सारी टिप्स से क्या होगा, जो बच्चे मुश्किल में है, जो जितना चाहिए उतना रिजल्ट नहीं ला पा रहे हैं, ये सारे तरीके उनको काम आएंगे। हमारा एम क्या है, जो अच्छे पढ़ते हैं वो तो कर लेंगे, उनके लिए कुछ हायर लेवल का रखना है, लेकिन हमको उन बच्चों को उस लेवल पे लाना है कि सब लोग बराबरी पे आए। जो बच्चे बड़ी परेशानी में है, उनको इस तरह की ट्रिक्स देनी पड़ेगी आपको।
ठीक है। उसके बाद एक होता है रोल प्ले। रोल प्ले मतलब नाटक करना, है ना। नाट्य रूपांतर यदि हर एक चीज का होता है तो वो बच्चों को बहुत अच्छे से याद होता है। अभी मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अच्छा, आप में से किसी ने क्लास में ऐसा एक्टिंग वाला किया है? मैंने 2-3 वीडियो तो देखे जिसमें बच्चों से भी एक्टिंग करवाई है। संकल्प जी ने बच्चों से क्वेश्चन पूछ के मोबाइल में बनवाया था। बिंदु जी ने भी ऐसे ही किया था। आप क्लास में भी इस रोल प्ले का इस्तेमाल करते हैं? प्लीज चैट बॉक्स में लिख के जवाब दीजिए। जी संकल्प जी बोलिए। हाँ, सभी को स्वागत है। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। तो हमने ना बच्चों को चरित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज का जीवन, जो एक अच्छा ग्रंथ है, तो उस ग्रंथ में बहुत सारी कहानियां हैं। तो उनमें से 2 कहानियां, जब शांति सागर जी महाराज खेत में जो बैठते थे और दाना पानी देखते थे, जो पंछी आते थे ना तो वो दाना खा लेते और शांति सागर जी महाराज जो ग्रस्त में थे वो पीछे मुड़ करके बैठ जाते थे और उनके लिए एक्स्ट्रा पानी वगैरह भी रखते थे कि जो भी पशु पक्षी आते हैं वो खाएं पिएं और जाएं। और दूसरा जो खेत वाला होता था वो पंछी को उड़ा देता था। तो ये जो कहानी थी तो वो मैंने बच्चों के लिए प्रैक्टिकल कराई थी। अरे वाह। हाँ, तो वो अभी वीडियो हमारे पास, थोड़ी देर बाद उसको क्लास खत्म होने ग्रुप में रख दूंगा मैं। तो एक एक्टिविटी कराई थी ना, तो बहुत अच्छी है। जी जी। इसके बाद बच्चों को पूरी कहानी याद रह गई होगी। हाँ, पूरी कहानी, क्योंकि बच्चों से एक्टिंग कराई ना, पंछी में मैंने बच्चों को बनाया था। वो कहानी आप वीडियो देखना, अच्छी लगेगी आपको। अच्छा जी, जी, सारे ग्रुप बहुत वाले अच्छे, देखेंगे। बहुत अच्छे संकल्प जी। ये सबसे कारगर तरीका होता है। कुछ बच्चे जो होते हैं जिनको परेशानी होती है सीखने में, उनके लिए सबसे कारगर तरीका है उनको रोल प्ले करवाइए। आप कुछ न करिए, 4 बच्चों को खड़ा कर दीजिए, उसको देखने वाला भी। ओके प्रियंका जी, उनको देखकर भी बच्चे सीखते हैं। जो रोल प्ले कर रहे हैं वो तो सीखते हैं, लेकिन वो रोल प्ले कौन बच्चा कर रहा है, यदि वो उसका दोस्त है तो वो बहुत अच्छे से उसके दिमाग में रहेगा सामने। यदि आप लोग छोटी क्लास में पढ़ा रहे हैं कि जी सेक्शंस में या फर्स्ट सेकंड में, तो मैंने जो अपने टीचर्स को सिखाया था कि कैसे करना है, उसमें एक होता है रिवर्स नंबर, जो उल्टी गिनती होती है बच्चों की, उसमें उनको बहुत तकलीफ होती है। कई बार टीचर क्या करते हैं, पूरे ऊपर बोर्ड पे लाइन से लिख देते हैं और फिर नीचे बच्चों को सिखाते हैं। अभी उसके अंदर क्या कर सकते हैं, मैंने उनको बोला कि आप उसके कार्ड बनाइए नंबर्स के और उसमें धागा लगा दीजिए ताकि उसको गले में पहना जा सके। उसके बाद उन्होंने 10 बच्चों को बुलाया, सारे बच्चों को लाइन से खड़ा किया और उनके गले में 1 से 10 तक नंबर पहना है। 1 से 10 तक नंबर पहना के उनको खड़ा कर दिया। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि अब आप उनको इस नंबर के आगे वाला कौन सा है वो सिखाइए। बच्चे 10 मिनट में बिफोर नंबर, जो आगे की गिनती लिखना है, सीख गए और सब बच्चों ने बोर्ड पे लिखकर बताया। जब तक, मतलब मैथ्स में भी रोल प्ले हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ भाषा में ही कर सकते हैं, हम हर किसी चीज में कर सकते हैं। मैंने कहीं एक पिक्चर देखा था, एक साइंस के टीचर थे, वो जब अपनी क्लास में गए, फॉरेन का था, बॉडी पेंटिंग जो होता है, तो उन्होंने जितनी मसल्स होती है ना उसको अपनी बॉडी पे पेंट करवाया था। वो मेडिकल के टीचर थे, बच्चों को पूरे बॉडी का मसल सिस्टम सिखा रहे थे। तो दैट टीचर है, मतलब उस टीचर ने अपने पूरे शरीर के जितने मसल्स होते हैं उसको ऊपर से रंग करवाया पूरी बॉडी पे, और वो उस तरह से करके गए और फिर अपने ही शरीर पर सारी मांसपेशियां किस तरह से, किसको क्या नाम होता है, पूरा सिखाया था। यदि मुझे फिर वो मिलेगा चित्र तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो ये एक तरीका होता है। हम मतलब सिर्फ छोटे बच्चे ही नहीं, आप किसी भी क्लास के बच्चों को, किसी को भी सिखा रहे हैं, तो जब आप उसको रोल प्ले के माध्यम से सिखाते हैं तो वो बहुत लंबे समय तक रहता है। ठीक है। अच्छा, नीरज जी, हमारे टॉपिक था कॉग्निशन, अनुभूति या ज्ञान प्राप्ति। तो उसको कैसे पहचानना है और उसका कैसे विकास करना है, हमने ये 2 बातें डिस्कस की। अभी नेक्स्ट है हमारा सोशल इंटरेक्शन या सामाजिक संपर्क।
सामाजिक संपर्क। अब ये चित्र देखिए, हर व्यक्ति का एक अपना रंग है और उसी रंग में वो कुछ कहता है, लेकिन ऊपर जो है वो उनको एक दूसरे के साथ जोड़ रहा है। ये एक चित्र अपने आप में बहुत कुछ कहता है। मुझे प्लीज कोई समझाएगा, आपको ये चित्र देखकर क्या समझ में आ रहा है? मैम हाँ जी, मैं बोलूं? हाँ जी। जो भारत देश है ना, वो वहाँ पर विभिन्न जाति के और विभिन्न धर्म के और विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं जी। लेकिन ये सामाजिक संपर्क कैसे होता है उनमें? कभी कभी क्या होता है, जैसे मान के चलो किसी को अयोध्या जाना और उसमें जैसे अलग अलग राज्य के लोग बैठे, तो जब वो ट्रेन में या बसेस में किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले वो थोड़ी सी मतलब जो एक दूसरे का अभिवादन करते हैं और फिर धीरे धीरे उनमें कम्युनिकेशन होता है और बस वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। तो ऐसे ये सामाजिक संपर्क एक दूसरे से स्थापित हो जाता है। हम किसी को जानते भी नहीं है लेकिन हमें मतलब सामाजिक गुण मतलब सामाजिकता आ जाती है, एक दूसरे से मिलके हम उनको समझने का प्रयास करते हैं। जी बिल्कुल सही है। यस अंशुल जी। सभी को सादर जय हिंद। हाँ जी। हाँ, इस चित्र के माध्यम से सामाजिक संपर्क के बारे में बताया गया कि जो बच्चे होते हैं वो सबसे ज्यादा सामाजिकता से सीखते हैं। जैसे उनको खेल खिलाना, तो वो सामाजिकता में रहेंगे सबके साथ तो सीखेंगे, और सामाजिकता में सबसे बातचीत करके सीखना। क्योंकि जो मनोवैज्ञानिक होते हैं उन्होंने भी बताया, जैसे एक मनोविज्ञान में मैंने बीएड में पढ़ा है कि वाइगोत्स्की जी, जो वाइगोत्स्की जी वो कहते हैं कि सामाजिकता सबसे ज्यादा बच्चे सीखते हैं। सामाजिक इंटरेक्शन रहना और उनके साथ रहना, उनके साथ पूरी कार्य करना, खाना पीना, तो ये सबसे ज्यादा सीखना बच्चों के लिए सबसे ज्यादा सामाजिक के कारण होता है। इसलिए उनके साथ जुड़ाव भी रहता हो, बहुत सी बातें उनकी एक साथ, उनके परिसर में रहना, परिवेश में रहना, उनकी भाषा को सीखना, उनके खान पान को सीखना, तो इससे सबसे ज्यादा सीखते हैं। जी बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। बहुत बार क्या होता है कि जैसे कोई ट्रांसफर वाले जॉब जिन लोगों के होते हैं उनकी मातृभाषा अपनी कुछ और होती है, लेकिन वो जब किसी और जगह पर जाते हैं तो स्कूल में वहां की जो लोकल लैंग्वेज, जो वहां की भाषा है, वो एक जरूरी होता है। जैसे हम गुजरात में है तो गुजराती सिखाई जाती है। मैंने बहुत बार देखा है कि पेरेंट्स जो है वो हिंदी भाषी हैं, लेकिन जो बच्चे स्कूल में आते हैं वो इतनी जल्दी इतनी अच्छी गुजराती बोलना सीख जाते हैं अपने दोस्तों के साथ कि उनके माता पिता को इतनी गुजराती नहीं आती है, और बच्चे स्कूल में एक विषय की तरह उसको पढ़ने भी लगते हैं, वो उसको लिखना पढ़ना भी सीख जाते हैं। तो सामाजिक जो संपर्क होता है वो बहुत बहुत कुछ सिखाता है बच्चों को। कोई और कुछ कहना चाहता है? मैम मैं बताऊं? हाँ जी। जैसे बच्चे अपने घर में और विद्यालय में तो सब सीखते ही हैं, लेकिन बच्चा सबसे ज्यादा अपने सामाजिक परिवेश से भी सीखता है। वो समाज में रहकर बहुत कुछ सीखता है और मतलब एक दूसरे से लोगों से मिलकर मतलब उससे ज्यादा सीखता है एक दूसरे लोगों से मिलकर। बिल्कुल सही बात है, बहुत सही बात है। अभी हमारा जो एक मतलब एज अ टीचर क्लास में जो एक क्वेश्चन होता है, मतलब हमको सबसे पहले क्या करना है कि जो बच्चा है वो सामाजिक संपर्क कितना रखता है। हमको ये पता है कि सामाजिक संपर्क से बच्चे बहुत सीखते हैं। शायद आप लोग भी क्लास में ये करते होंगे कि एक बच्चा जो होशियार है उसके साथ में एक बच्चा जिसको जरूरत पड़ती है किसी सहारे की, हम उन दोनों को साथ में बिठा देते हैं और होशियार को बच्चे को बोलते हैं इसके साथ रहना और इसको थोड़ा सा सिखाना ताकि ये कंप्लीट कर ले। इसने नहीं लिखा है तो इसको बता देना कि क्या लिखना है ना। उसका ध्यान कहीं भटकता है तो उसको बुला लेना वापस। ये आप करते हैं? ये तरीका आप करते हैं इस्तेमाल? बड़ी सिस्टम, यस दिलीप जी बिल्कुल सही बात है, बड़ी सिस्टम है ये। हाँ मैम करता हूँ। हाँ जी। तो ये जो तरीका, हाँ जी, उससे फायदा भी होता है बच्चों को। जो कमजोर बच्चे होते हैं वो सीखना, याद करना सीख जाते हैं। जो उनका मनोबल डाउन रहता है ना, वो बढ़ने लगता है एक अच्छा मित्र मिलने से। ऐसा सही होता बात है,
सही बात है। उसमें मतलब हमारी जो टीचर की कमी रह जाती है, क्योंकि हम उम्र में उनसे बड़े हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बच्चे हमसे पूछने से डरते हैं कई बार, तो वो अपने दोस्त से पूछ लेते हैं बिना झिझक। तो हम इस तरह से एक उनको हेल्प कर सकते हैं। तो ये जो उनका सामाजिक संपर्क होता है, उसका हमको उपयोग करना है उनका स्तर बढ़ाने के लिए, उनका जो रिजल्ट है वो बढ़ाने के लिए। तो अभी इसकी पहचान कैसे होती है, कौन कौन से तरीके से आपको कैसे पता चलता है कि कौन सा बच्चा है वो सामाजिक संपर्क अच्छे कर सकता है? आप कैसे पहचानते हैं बच्चों को कि इसका सामाजिक परिचय अच्छा है या ये संपर्क रखता है नहीं रखता है? एक आपका जो जनरल ऑब्जर्वेशन होता है क्लास में, कुछ मिलनसार होते हैं, कुछ वो होते हैं, आप कैसे पहचानते हैं? मैम हाँ जी, हम बोले? हेलो, हाँ जी बोलिए। मैम जो बच्चे रहते हैं ना, जो सामाजिक संपर्क में मतलब जो बच्चे अपने समाज में या फिर अपनी सोसाइटी में संपर्क बनाए रखते हैं, उनमें स्कूल में ऐसे पहचान लेते हैं जैसे कि किसी भी काम के लिए करने के लिए उनको बोलेंगे, या फिर वो खुद ही एक्टिव हो जाते हैं कि मैम हम कर रहे हैं, या फिर किसी भी कार्य में वो आगे रहते हैं। और वो ऐसा भी करते हैं कि जिनको, जैसे कि कभी-कभी ऐसा भी होता है स्कूल वगैरह में कि कोई न्यू बच्चा आता है या फिर कोई भी आते हैं, तो वो जुड़ने के लिए तत्पर रहते हैं कि हम बात करने जा रहे हैं, मैम हम उसकी सहायता कर रहे हैं। तो वो उनके अंदर अलग ही झलकने लगता है कि ये किस प्रकार अपनी सोसाइटी में है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कोई और? मैम ऐसे बच्चों में हेजिटेशन नहीं होता है, जी, वो खुले हुए रहते हैं, सबसे सभी काम में आगे आते हैं और सबकी हेल्प करते हैं। बिल्कुल सही बात है दिलीप जी, मिलनसार होते हैं जो। और कोई? मित्र बन, हाँ जी, मैं बोलूं? हाँ जी बोलिए। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बहुत से बच्चों को देख के अगर कोई बच्चा गिर गया है तो वो डायरेक्ट टीचर से ना बोल के खुद जाके उस बच्चे की हेल्प करेंगे। या फिर घर के बाहर देखा है बहुत से बच्चे जो बाहर घूमते हैं अपने मतलब स्टूडेंट, तो कि अगर सामान गिर गया तो उसको सामान उठा के देना, अगर किसी को प्यास लगी है तो हैंडपंप से पानी भर के देना। बहुत से बच्चों में ये बात देखी है। तो जो हमें मतलब ये बताती है कि बच्चों में सामाजिकता है, बच्चे एक दूसरे के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, बच्चे मदद करना जानते हैं। उनको बदलने में हमारा हाथ रहता है। अगर हम कहेंगे कि नहीं ये नहीं करना है, वो अपना नहीं है, तो बच्चों के अंदर ये जो गलत बात है वो बैठ जाती है हमेशा के लिए। सही बात है, बिल्कुल सही है। तो अभी ये जो इनकी व्यवहार के द्वारा, जैसे बंधुत्व भाव, जी प्रिया जी बिल्कुल सही है, तो मिलनसार होते हैं, मित्र बनाते हैं, मिलकर खेलते हैं, कभी अकेले नहीं खेलते, वो दूसरों को अपने साथ बुलाकर मिलकर ऐसे सामूहिक गतिविधियां जो होती है उसमें भाग लेते हैं। जब कोई जैसे डांस कंपटीशन हुआ या कोई डांस का प्रोग्राम है, तो वो ग्रुप सॉन्ग करना है, तो इस तरह से इन कामों में लेंगे। उसके बाद एक चीज होती है अनुकरण करना, दूसरे बच्चों को देखकर उनसे सीखना, जैसे जो हम करते हैं टीचर की उसके पास में बिठा दो तो वो बच्चा वैसा करेगा। ये एक उनका सामाजिक प्रभाव होता है कि वो अनुकरण करते हैं, दूसरों को देखकर वैसा करते हैं। उसके बाद प्रतिस्पर्धा, अनुकरण, और दूसरा होता है प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन। यदि आप उनके बीच में कंपटीशन रख दीजिए, वो बहुत हेल्दी कंपटीशन होती है उन लोगों के बीच में। हेल्दी कंपटीशन इसलिए होती है क्योंकि वो अच्छा करने के लिए वो कुछ और सीख लेते हैं। यदि आप एक क्लास में टॉपिक दे दीजिए कि इसके ऊपर कल कोई कुछ लिख कर लाना है, आपका जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड, या चित्र बनाना है या कोई प्रोजेक्ट बनाना है या कुछ करिए, और जो सबसे अच्छा करके लाएगा, सिर्फ आप इतना, इसके आगे कुछ बोलिए ही मत, जो सबसे अच्छा करके लाएगा। तो ये एक जो कंपटीशन उनके दिमाग में स्टार्ट होती है, तो क्योंकि सबसे अच्छा करना है, वो उसको बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे बच्चे, उसके बारे में पूरा ज्ञान लेंगे, उसको कैसे करना है, और जितना ज्यादा सुंदर तरीके से कर सकते हैं वो लोग करके लाएंगे। तो ये एक जो उनका गुण होता है, सामाजिक गुण होता है, प्रतिस्पर्धा करना, उसको हम उनके सिखाने के लिए बहुत बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे बच्चे जो होते हैं वो प्रभुत्वशाली होते हैं, मतलब
वो जो करते हैं वो ऐसा करते हैं कि बाकी सबके ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। कुछ आप देखिएगा हर क्लास में कोई ना कोई एक बच्चा ऐसा होता है कि उसकी कॉपी करने वाले बच्चे आपको मिल जाएंगे, क्योंकि उसकी जो इमेज होती है, उसका जो काम करने का तरीका होता है, वो हमेशा ऐसा होता है। हम उसके जैसे नंबर लाएंगे, हम उसकी तरह करेंगे, वो उससे पर्सनल कंपटीशन बच्चों की चलती है। तो कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं वो प्रभुत्वशाली होते हैं, जो अपना प्रभुत्व दूसरों के ऊपर छोड़ते हैं, और इस तरह से तो उस चीज का उपयोग हम शिक्षकों को करना है, उसका हम बहुत अच्छे से उपयोग कर सकते हैं। आप कक्षा में ऐसे किसी एक बच्चे की पहचान कर लीजिए कि जो बाकी सब बच्चों में हीरो है, या वो बाकी सब बच्चों में वो लड़की या कोई लड़का जो ग्रेट है, कि सब उसकी बात सुनते हैं, उसको मतलब देखते हैं या उसको फॉलो करते हैं। हर क्लास में कोई ना कोई एक या दो बच्चे ऐसे जरूर होते हैं। आप उनसे जो काम करवाइए अच्छा सा, और उसके बाद बाकी सबको बताइए, बिना आपके कहे उसकी कॉपी बाकी बच्चे कर लेंगे। ये एक सिंपल साइकोलॉजी होती है। आप देखने ना, मतलब ये हर जगह पे आपको मतलब कॉमन, आप बाकी घरों में भी सब देखिए, जब शादी वगैरह कुछ होती है घर में, यदि कोई एक है बहुत अच्छा लगता है, तो उनको देख के तो बाकी लोग भी उस तरह से तैयार होना, उस तरह से बिहेव करना। तो ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है, एक मानसिकता होती है, तो उसका उपयोग हम अपनी शिक्षा में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद एक होता है लीडरशिप। लीडरशिप का गुण जो होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्योंकि उनको लीडरशिप करना अच्छा लगता है, तो उस लीडरशिप पाने के लिए वो हर काम कर लेंगे। जब तक आप कोई उनको मतलब ऐसा ना दीजिए दो कि मतलब ये सिर्फ ऐसे ही करना है, तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन जहां पे एक ग्रुप बना दिया और उस ग्रुप को कोई एक काम करने को दिया, तो जिस बच्चे को लीडर बनना है वो उस काम को बहुत अच्छी तरीके से करेगा, और उसको बहुत अच्छी तरीके से पूरे को समायोजित करके चलेगा, बाकी सबको अपने हिसाब से चलाएगा और उसको समायोजित करके चलेगा। तो ये एक तरीका होता है बच्चों को सिखाने का। जो नेतृत्व की उनकी जो क्षमता होती है, उसको पहचानना है आपको कि कौन नेतृत्व कर सकता है, और उसके बाद उसको नेतृत्व देके आप एक प्रोजेक्ट देके बाकी बच्चों को, क्योंकि उसको नेतृत्व करना है इसलिए वो अच्छे से करेगा, और बाकी बच्चे क्योंकि आपने उसको काम दिया इसलिए वो एटलीस्ट उस टाइम के लिए तो क्लास का हीरो बन गया, उनके ग्रुप का हीरो बन गया, तो वो अच्छा करेगा, और उसको देख के बाकी बच्चे जरूर अच्छा करेंगे, क्योंकि उसने ऐसा किया इसलिए हमको ऐसा करना है। आर यू अग्री विथ मी? मैम हाँ जी। ऐसे करने से कुछ बच्चों में ईर्ष्या भी तो जाग जाती। हाँ, जरूर होगा ऐसा, लेकिन वहां पे क्या करना है, वहां पे आपका रोल आता है। वहां पे आपका रोल है कि जहां पे ईर्ष्या आ रही है, उस ईर्ष्या को मतलब मोटिवेशन की तरह कैसे लेना, उस बच्चे को ये सिखाना पड़ेगा। मैं आपको कल की बात बताऊं। कल मैं 5th स्टैंडर्ड में इंग्लिश पढ़ाने गई थी। मैं जैसे क्लास में गई, तो एक बच्चा लास्ट बेंच से खड़ा होके मेरे पास आया, और मुझे बोलता है, दो तीन बच्चों के नाम बताए, वो मुझे ऐसा बोल रहा है, वो मुझे, उसने मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा बोला। मैंने उसकी बात सुन ली, उन बच्चों से पूछा क्या हुआ। उन बच्चों ने भी अपने तर्क वितर्क रख दिए। उसके बाद मैंने उस बच्चे को समझाया, मैंने उसको बिठा दिया, मैंने किसी को डांटा नहीं, ना उस बच्चे को डांटा ना बाकी बच्चों को डांटा। थोड़ी देर मैंने अपना काम दिया, उसके बाद में चलती चलती फिर उस बच्चे के पास गई, मैंने उसके सिर पर हाथ रखा। आप विश्वास करेंगे, उस बच्चे के आंख से पानी निकलने लगा, रोने लगा सिर छुपा के। मैंने उसको रो लेने दिया। फिर मैंने उससे पूछा, बेटा क्या बात है? तो बोलता है कि मैम कोई मेरा दोस्त नहीं बन रहा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, एक काम करना, रिसेस में आप मेरी ऑफिस में आना। रिसेस हुई, बच्चा मेरी ऑफिस में आया। उस वक्त मेरे पास कुछ लोग बैठे हुए थे, मैंने उसको इशारा करके खड़ा रखा। वो दरवाजे पर खड़े होकर मेरा इंतजार कर रहा था। जैसे वो गए, मैंने उसको अंदर बुलाया। मैंने उसको अंदर बुला के कहा कि बेटा, जब तक आप दूसरों की कंप्लेन करते रहोगे तब तक आपका कोई दोस्त नहीं बनेगा। आपका दोस्त बनाना है तो पहले आप ये जो कंप्लेन कर रहे हो उसको छोड़ दो। वो कुछ नहीं बोला, सिर्फ देखता रहा, मुझे सुनता रहा। मैंने कहा बात समझ में आई? तो बोलता है हाँ मैडम, समझ में आ गई अब मुझे बात। और उसके बाद वो चला गया।
अभी आज मेरा उससे मिलना नहीं हुआ है, 1-2 दिन में मैं उससे मिलूंगी, तब पता चलेगा कि उसमें कितना फर्क आया है। तो कई बार ऐसी चीजें होती है, यदि मैं उस वक्त क्लास में उनको बोल देती या डांट देती या उसको कुछ बोल देती तो शायद उसका असर नहीं होता, लेकिन जो वो रोया, मुझे उसकी अंदर की जो परिस्थिति से समझ आया। वो एक्चुअली सबके साथ मिलना चाह रहा था, सबके पास जाना चाहता, लेकिन कोई उससे बोल नहीं रहा था, कोई उसके पास नहीं आ रहा था, इसलिए वो सबकी कंप्लेन करके उसने कुछ अलग तरीका निकाला। वो क्योंकि सामाजिक संपर्क बढ़ाना चाहता है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, तो वो चिढ़ रहा था। तो जिनसे चाहता था बोलना, उनको बार बार बुलाया, नहीं बोला तो उनकी कंप्लेन करने लगा। लेकिन अब उस जगह यदि मैं उसको डांट देती या बाकी जिस बच्चों ने जिसकी कंप्लेन की थी उनको डांट देती, तो वो उससे दुश्मनी कर लेते, वो उसके दोस्ती नहीं बनते कभी। यदि उन बच्चों को डांट पड़ती तो वो करते उससे दोस्ती नहीं करते। स्वाभाविक है कि उसकी वजह से डांट पड़ी है, वो खुद भी डांट पड़ के खुश तो होता है लेकिन फिर अकेला ही रहता, उसके पास कोई चांस ही नहीं था। तो ये जो होती है बातें, मतलब ये हमारे टीचर के हाथ में है कि उस ईर्ष्या को कैसे बदलना। हमको यहीं पे तो रोल प्ले करना है अपना, यही हमारे लिए सबसे बड़ी ये है चैलेंज कि हम उसको कैसे निकालते हैं। ईर्ष्या कब आती है, ईर्ष्या क्यों आती है? कि वो कोई अच्छा है मुझसे इसलिए उनको ईर्ष्या होती है। आप उनको समझाइए कि आप भी वही काम कर लीजिए, आप उनके बराबर हो गए तो ईर्ष्या की कोई बात ही नहीं रहेगी। कारण क्या है ईर्ष्या का? कि कोई एक अच्छा है तो दूसरा उससे ईर्ष्या करता है कि उसके पास है। आप भी अच्छे हो गए तो दोनों बराबर हो। सही है प्रीति जी? जी मैम। सही नहीं है। क्यों सही इसलिए नहीं है क्योंकि ईर्ष्या तभी होती है जब हम सामने वाले का कंपटीशन नहीं कर पाते हैं, हम उसके बराबर नहीं पहुंच पाते, इसलिए हमें ईर्ष्या होती है। अगर हमारे अंदर एक गुण है कि हम उसकी लेवल पर पहुंच जाएंगे तो हमें ईर्ष्या के साथ की रहेगी फिर मैम। तो हाँ, तो हमको वही तो करना है टीचर को, कि जो उस जगह तक नहीं पहुंचा रहा है हमको उसको वहां पहुंचाना है। हमने जो इतने तरीके सीखे, किस लिए सीखे? कि जो मतलब नहीं पहुंच पा रहा है तो या तो वो सुन के सीखेगा या देख के सीखेगा या करके सीखेगा। तो हमको उसमें से जो तरीका उस पे कारगर होता है वो इस्तेमाल करके उसको उस जगह पे लाना है। जी। किसी लाइन को छोटा करना है तो उसके आगे दूसरी बड़ी लाइन खींचनी है, उसको नहीं काटना है। तो ये काम हमको करना है, उसकी लाइन को बड़ा कैसे करना, उसको और ज्यादा जोड़ के उसमें हम क्या जोड़ेंगे तो वो उस पर लाएगा, वो हमारा काम है। और हम इसीलिए उत्तम शिक्षक बनेंगे। ओके मैम। यस प्रीति जैन जी, आपने हैंड रेज थैंक किया यू है। मैम। वेलकम। वो तो बहुत पहले किया था मैम। ओके, तो उसको डाउन कर दीजिए, वो अभी भी दिख रहा है। ठीक है, अभी तो फिर अब ये मैंने तो कुछ लगाए, ये जो बच्चों में यदि हम सामाजिक संपर्क बढ़ा के उनकी शिक्षा को कैसे बढ़ा सकते हैं, तो सबसे पहला तो हम उनको ग्रुप प्रोजेक्ट दें। आप किसी भी सब्जेक्ट के हैं, आप हर एक में ग्रुप प्रोजेक्ट दे सकते हैं। आप मैथ्स में भी दे सकते हैं, आप साइंस में भी दे सकते हैं, आप इवन लैंग्वेज में भी, आप भाषा में भी उनको बोलिए कि कुछ कवियों के या किसी उसके बारे में, किसी एक या तो लेखक के बारे में ले आइए और उनको बोलिए कि उस लेखक के सारे किताबें या कहानियां, तो उसमें क्या करिए कि जैसे सपोज मुंशी प्रेमचंद जी है, तो उनको बोलिए कि कम से कम 2 या 3 कहानियां पढ़नी है, तो 3 बच्चे लीजिए, तीनों अलग अलग कहानी पढ़ेंगे, तीनों उसके बारे में अपने विचार लिखेंगे और उसके बाद उसको कंपाइल करके वो पूरा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक 4 का या 6 बच्चों का आप एक ग्रुप बना दीजिए। इस तरह से हर बच्चे के लिए मतलब उनका ग्रुप प्रोजेक्ट, कि उनको सबको मिलके एक प्रोजेक्ट करना है। अभी इसमें क्या होगा कि जो बच्चा या तो पढ़ के सीखता है या जो सुन के सीखता है, वो एक दूसरे को हेल्प करेंगे। जब बच्चे आपस में बैठेंगे तो वो सीख जाएंगे कि मुंशी प्रेमचंद की कितनी कहानियां हैं, कौन कौन सी कहानियां हैं, किस कहानी में क्या लिखा है। उसके बाद उसका सारांश कैसे लिखना है, यदि किसी एक बच्चे को पता है तो वो दूसरे को सिखाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो हम सिर्फ बोलकर या हम क्लास में बताकर नहीं सिखा सकते, जो बच्चा उस प्रोजेक्ट को करते वक्त सीखेगा। क्योंकि जब एक चीज पर वो ध्यान केंद्रित करता है तो वो उसके बारे में जितना कुछ भी है सब कुछ जानेगा। ठीक है, तो ये आप किसी भी विषय में ग्रुप प्रोजेक्ट इस तरह से दे सकते हैं। इससे एक तो बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ काम करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलेंगे और एक दूसरे के पास जितना ज्ञान है वो आपस में बांटेंगे और वो सीखेंगे। तो मिलके काम करना ये उनके साथ मतलब सबसे बढ़िया उनके लिए तरीका है सीखने का।
क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो उनको हम नहीं सिखा सकते, लेकिन दूसरे बच्चे सिखा सकते हैं। एक बच्चा कैसे लिखता है, उसके हैंडराइटिंग बहुत अच्छे है, अभी दूसरा बच्चा उसके हैंडराइटिंग खराब है। आप यदि उसको बैठ के सिखाने जाएंगे कि उसको कैसे सुधारना है, तो वो नहीं सीखेगा। लेकिन वो बच्चा यदि दूसरे किसी बच्चे को देख रहा है कि उसको गुड मिलता है, उसकी हैंडराइटिंग अच्छी है, तो वो अपने आप कि उसकी अच्छी है, हमारा सबका प्रोजेक्ट साथ में जाने वाला है, एक की अच्छी हैंडराइटिंग दूसरे की खराब है, तो वो क्या करेगा, जिसकी अच्छी है वो उसको बोलेगा तू ऐसे मत लिखना, तू ऐसे लिखना। होगा, क्योंकि वो प्रोजेक्ट के मार्क उसको भी मिलने वाले हैं, उस प्रोजेक्ट के का जो भी शाबाशी है उसको भी मिलने वाली है। यदि खराब हुआ तो उसकी भी मतलब बात होगी। तो वो क्या करेगा, वो खुद सिखाएगा उसको कि आप इसको कैसे अच्छा बना सकते हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सहमत है मुझसे? अभी उसमें एक बच्चा ड्राइंग करने वाला है, अच्छा, उसको लिखना पढ़ना नहीं आता, लेकिन उनके साथ में बैठ के सुन तो लेगा, क्या लिखना है वो समझ लेगा, और उसके बाद उसको काम दिया जाएगा कि आपको इस सबको एक साथ में कंपाइल करना है, एक साथ में रखना है और उसको अच्छे से सजाना है। वो बच्चा उसको जब सजाने के लिए हाथ में लेगा, वो हर पेज पे कुछ ड्राइंग बनाएगा या कुछ करेगा, तब वो उसको पढ़ लेगा। ये उसका तरीका है पढ़ने का, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है जिससे बच्चे बहुत कुछ सीख जाते हैं। उसके बाद होता है नाटक या समूह नृत्य। जब बच्चे किसी कंपटीशन में या अपने जो वार्षिकोत्सव में पार्ट लेते हैं, उस वक्त जितना बच्चे सीखते हैं उतना शायद हम साल भर में उनको नहीं सिखा सकते हैं। वो जो 10-15 दिन का समय होता है उसकी तैयारी का, उस समय में बच्चे इतने सारे गुण सीखते हैं। एक तो लीडरशिप का गुण, जिस ग्रुप का वो बच्चा है उसको, फिर यदि रोज प्रैक्टिस करना है तो जितने इंस्ट्रूमेंट उसके लिए लगाना है और उसको प्रैक्टिस, उसके बाद सबके साथ तालमेल बिठाना, कोई डांस कर रहे हैं या यदि कोई नाटक कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उसके साथ कैसे एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना है, कैसे उसको अनुशासन में रखना है, क्योंकि हर एक के साथ दूसरा जुड़ा होता है। डांस है तो सब आगे वाला जैसा करेगा, पीछे वाला वैसा करेगा। तो ये जो एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाना, एक दूसरे के साथ चलना, ये बहुत सारी चीजें जो सामाजिक संपर्क की वो बच्चे इस दौरान सीखते हैं। इसके बाद वो लोग उनको देखकर सीखते हैं, दूसरों को देखकर, कि किस तरह से सब कुछ मैनेज करना। जैसे नाटक हो गया, तो जब हम नाटक बच्चों के साथ करवाते हैं तो कुछ कोई बच्चा एक रोल कर रहा है, कोई बच्चा दूसरा रोल कर रहा है, तो एक दूसरे को उनकी जरूरत पड़ती है, उनको एक दूसरे की, कि एक का रोल पहले वो जाएगा तो दूसरा आएगा, तो प्रॉप बदलना है, कुर्सी हटाना है, मेज रखना है, कुछ बदलना है। तो जो एक दूसरे को सहयोग करने की भावना होती है और मिलके काम खत्म करना होता है, ये चीज भी बच्चा उसी समय सीखता है, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है। इसके बाद एक होता है कि आनंद बाजार या स्टॉल लगाना। आपके स्कूल में कभी ऐसा होता है कि साल में एक बार कुछ ऐसे बच्चे अपने खेल की दुकान या कुछ ऐसी स्कूल के अंदर ही वो सब लगा के बैठते हैं, बच्चे उनके स्टॉल पे आते हैं, करते हैं आप इस तरह से? प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइए। 14 नवंबर बाल दिवस को, ओके, चिल्ड्रंस डे पे, वेरी गुड, ओके। बाल मेला 14 नवंबर को, अच्छी बात है। तो इसमें स्टॉल लगाते हैं बच्चे, स्टॉल खेल के स्टॉल बच्चे खुद चलाते हैं, है ना? प्लीज मुझे कोई समझाएंगे आप किस तरह से करते हैं? कोई एक मुझे बताएंगे किस तरह से करते हैं आप? प्लीज कोई भी। मैम जैसे बाल दिवस पर हमारे यहाँ बाल मेला लगता है बच्चों का, हाँ उसमें जी, एक कई प्रकार के स्टॉल लगाते हैं। जैसे कि बच्चों की नीड जो होती है, नीडफुल थिंग्स होती हैं, खिलौने होते हैं, कुछ हाँ मनोरंजन गेम होते हैं, कुछ खाने पीने के स्टॉल होते हैं, तो वो सब हाँ, स्टॉल लगाते हैं। और उस मेले की करेंसी भी उनकी अपनी होती है। तो जैसे अच्छा, करेंसी भी अपनी मेले की करेंसी बनाते हैं और वेरी उसमें हम गुड, प्राइज भी रखते हैं।
जैसे सबसे बेस्ट सेलर कौन है, बेस्ट स्टॉल कौन सा है, इस तरह से प्राइजेस भी रखते हैं सर। वेरी गुड, ये सबसे अच्छा तरीका है बच्चों को सिखाने का। इसमें क्या करना चाहिए, बच्चों के ग्रुप बनाने चाहिए, और कुछ बच्चे जो हाँ जी नीरज जी, जो बच्चे मतलब कमजोर होते हैं उनको दूसरों के साथ लगाइए। तो एक तो गिनती, जब वो हिसाब किताब का काम करते हैं, ये करते हैं खुशी में, गिनती सीख लेना, उनको हिसाब रखना, बहुत सारी चीजें मैनेज करना है, तो वो बच्चे सीख जाते हैं। ठीक है, अच्छा अभी आज का तो टाइम हो गया, मेरे 2 टॉपिक भी आज के खत्म हो गए हैं। अभी कल का नियत कार्य मैं आपको दे दूंगी सुबह ग्रुप में के अंदर। ठीक है, आपको लगता है इस दोनों टॉपिक में अभी कुछ कोई चीज बाकी रहती है? मेरे हिसाब से तो मैंने जितना था लिया, कोई एक चीज? वो है पिकनिक। सामाजिक संपर्क का सबसे अच्छा तरीका जिसको सब लोग सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं वो है पिकनिक। ठीक है, पिकनिक के ऊपर जितने बच्चे एक दूसरे के दोस्त बनते हैं उतने शायद और कहीं नहीं बनते होंगे। और जितने टीचर के नजदीक आते हैं बच्चे, वो पिकनिक के दिन आते हैं, उसके अलावा नहीं आते हैं, क्योंकि उस दिन टीचर भी किताबों से दूर होती है और पूरी तरह बच्चों के साथ होती है। ठीक है, ओके, इसके बाद के जो 3 हैं वो हम लोग अपने नेक्स्ट में। जी दिलीप जी। मैम इसी से रिलेटेड एक बात बताना चाहूंगा। हाँ अभी जी। परसों ही मेरी एक पेरेंट से बात हुई, और सेकंड लास्ट ईयर जब कोविड नहीं था उससे पहले हमने बच्चों के लिए विजिट्स कराए थे। जी। तो उन्होंने बताया कि मेरी बेटी को हमारे पास में एक उमरझरिया स्थान है, एक महादेव जी का मंदिर है, वहां पे ले गए हाँ थे। जी। तो बोले वो जब भी हम उस रास्ते से निकलते हैं तो मेरी बेटी बताती है वो ये रास्ता वहां के लिए जाता है। जी। बोले कि उसको आज तक पढ़ाई में कुछ भी याद नहीं है, लेकिन ये चीजें वो कभी नहीं भूली। उससे जी। मैंने लेकर के फिर से मैं प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि सारे कोविड के रिस्ट्रिक्शन खत्म हो गए हैं। मैं सब बच्चों को फिर से विजिट पे ले जाने का प्लान कर रहा हूँ कि वो और लाइफ लर्निंग होने वाली है इससे। सही बात है। ये जो पिकनिक होती है, यदि हमको स्टडी टूर करे, कोई ऐसी जगह ले जाए जहाँ पे बच्चे कुछ सीखेंगे, तो वो हमेशा के लिए याद रखेंगे, वो उसको कभी नहीं भूलने वाले। और वहां पे जाके जो भी आपने कहा होगा वो उनको हमेशा याद रहेगा। तो आपको यदि उनको कुछ ऐसी चीज सिखानी है, तो आप उसको इतिहास बताना है तो आप उसको वहीं पर ले जाइए और फिर बताइए उसके बारे में कहानी, तो उसको पूरी तरह याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाकी जो 3 विषय है। हाँ जी दिलीप जी। रिलेटेड एक वाकया और बताना चाहूंगा। जब सेकंड लास्ट ईयर हम लोग खजुराहो बीच पे गए थे, तो खजुराहो शिव मंदिर देखते हुए हम जब लोग निकले वहां, तो चूंकि वहां एयरपोर्ट भी पड़ता है, तो बच्चों ने कहा कि एयरपोर्ट भी जाना है। हमने कहा एयरपोर्ट तो बंद हो चुका होगा, शाम को 6 बज रहे थे, 6 साढ़े 6 बज रहे थे। हाँ। तो एयरपोर्ट बंद हो चुका होगा, वहां हम नहीं जा पाएंगे। तो बच्चों ने करके अपनी गाड़ी वहां एयरपोर्ट के सामने रुकवाई, और अच्छा। सिक्योरिटी से उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें एयरपोर्ट देखना है। सिक्योरिटी गार्ड उनसे प्रभावित हुए और उन्होंने अपने ऑफिसर से बात की। और मैं आपको बताऊं कि ताज्जुब होगा कि रात में 7:30 के बाद उन्होंने एयरपोर्ट खोला, और क्या बात है। ऑफिसर्स आए, उन्होंने पूरे एयरपोर्ट को वेट कराया और उनसे बात भी की। तो ये बच्चों ने ही सब कुछ किया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और वो बच्चे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बहुत सही बात है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज हम अपना यही खत्म करते हैं। अगली बार जो बाकी 3 जो क्षमताएं हैं उसके बारे में हम अगली बार डिस्कस करेंगे। ठीक है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और हमारे सभी उत्तम ग्रुप के शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के लिए। आज का जो टॉपिक था कि बच्चे की क्षमताओं एवं विकास के बारे में आज का प्रशिक्षण मैम द्वारा आप सभी ने लिया। और जैसा कि टाइम हो रहा है, तो हमारे बीच प्रियंका जैन अमरमू जुड़ी हुई हैं। वह आज की महावीर वंदना का वाचन कर आज के इस प्रशिक्षण सत्र का समापन करेंगी।
जी, प्रियंका जैन अमर। सभी लोग अपने हाथ जोड़ लें। जो मोहे माया माने मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नो बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण भव जलध के तीर है, ते वंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है। बोलो महावीर भगवान की जय। एक बार धन्यवाद। पुनः आप सभी उत्तम ग्रुप के शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों के लिए धन्यवाद। और जैसा कि आज आप लोगों ने सुना और समझा कि बच्चों से किस प्रकार से शिक्षक अटैच हों, कैसे उनकी मनः स्थिति को समझें, कैसे उनकी क्षमताओं को जानें और कैसे उनमें निखार लाएं, यह सब आज की सेशन में आप सभी ने समझा। इसी सेशन की अगली कड़ी से पुनः हम रूबरू होंगे शुक्रवार 11 मार्च 2022 को। आप हमारे उत्तम ग्रुप के व्हाट्सएप ग्रुप में अपने नियत कार्य के साथ बने रहिएगा और इस अवसर, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस ज्ञान गंगा का उपभोग करें। एक बार आप सभी के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र।